नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व कार्यक्रम लेकर हमारा ये कार्यक्रम शब्द दर्पण ई पत्रिका और साहित्यिक समूह के सौजन्य से होता है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे पास भारत की सीमाओं से दूर लेकिन भारत के हृदय में बसे हुए नेपाल से पधारे हैं हमारे साहित्यकार। मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं कवि अजय कुमार झा जी। झा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। और धन्यवाद भी आपको कि आपने हमारे कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, आपने सहमति दी। तो अब हमारा कार्यक्रम आज 1 घंटा हम आपके साथ रहेंगे। यदि समय लगा, कुछ प्रश्न अधूरे हैं तो वो 1 घंटे से अधिक समय भी ले सकते हैं, आपकी अनुमति होगी तो। और मैं चाहता हूं कि वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना कर ली जाए। और माँ सरस्वती की आराधना, और यदि आपको भी अवसर मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, यदि आपका आदेश हो तो मैं कुछ पंक्ति माँ सरस्वती के लिए पढ़ देता हूँ और माँ सरस्वती की आराधना कर लेता हूँ कि माँ शारदे तेरा बेटा पुकारता है। बिल्कुल साधारण कविता के रूप में मैंने वंदना लिखी है, और इसलिए लिखी है कि हमेशा संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा कई बार आपको साधारण हिंदी के शब्दों का उपयोग भी करना चाहिए। माँ तो हमारी सर्वव्यापी हैं, वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी सब समझती हैं। हमारे जिस भाषा में हम बोलेंगे उसी भाषा में माँ समझेंगी। माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है, माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है। तेरी कृपा मिले हर पल ये चाहता है, तेरी कृपा मिले हर पल ये चाहता है। बचपन से लेके अब तक ये कामना करी, बचपन से लेके अब तक ये कामना करी, पल पल मैंने तेरी आराधना करी। बचपन से लेके अब तक ये कामना करी, पल पल मैंने तेरी आराधना करी। आज भी तेरा माँ आशीष चाहता है, आज भी तेरा माँ आशीष चाहता है। माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है, तुझको पुकारता है। अगला पद, पुत्र पुत्री तेरे ज्ञान के मोती पाए, पुत्र पुत्री तेरे ज्ञान के मोती पाए। अपने ज्ञान का सागर सम्मुख सभी के लाएं। मेरी कामना यही है कि तेरे सारे पुत्र पुत्री ऐसा करें कि पुत्र पुत्री तेरे ज्ञान के मोती पाए, अपने ज्ञान का सागर सम्मुख सभी के लाएं। याचना में माता याचक मांगता है, याचना में माता ये याचक मांगता है। माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है, माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है। और तीसरा और अंतिम पद, सबकी सहायता माँ तू जिब्या पे बैठ करती, सबकी सहायता माँ तू जिब्या पे बैठ करती। ऐसा अवसर आता है कि हम मंच पर खड़े होंगे, किसी कार्यक्रम में होंगे, हमको पता ही नहीं हमें क्या बोलना है, और माँ सरस्वती हमारी जिब्या पे बैठ जाती हैं। कहाँ से ज्ञान देती हैं, कहाँ से अनुभव देती हैं, हमें स्वयं कुछ पता नहीं है, और हम अनवरत बोलते आते हैं और अनवरत माँ एक प्रवाह करती हैं। जैसे द्रौपदी ने चीर बढ़ाया था, द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था, ऐसे ही हमारे जिह्वा में बैठकर माँ ना जाने क्या क्या बुलवाती आती हैं, और बाद में हम सुनते हैं तो लोग हमको पता ही नहीं था हमने ये बोला था। हे माँ, ऐसी ही कामना करते हैं, सबकी सहायता माँ तो जिब्या पे बैठ करते पाठ को भी, हाँ, सबकी सहायता माँ तू जिब्या पे बैठ करती। कालिदास को भी तू विद्वान बना देती, कालिदास को भी तू विद्वान बना देती। मेरे कंठ में समा जा, ऐसा दान मांगता है। माँ शारदे तेरा बेटा तुझको पुकारता है, तेरी कृपा मिले हर पल ये चाहता है, हर पल ये चाहता है। और इसी प्रार्थना के साथ में हम आशा करते हैं कि माँ का आशीर्वाद हमको मिलेगा। आपके इस कार्यक्रम में, आपके इस वार्ता में आपको भी पूरा माँ का आशीर्वाद मिलेगा। और यदि आप सहज महसूस कर रहे हो तो हम वार्तालाप प्रारंभ करें। जैसा जी जरूर जी, बहुत अच्छा। और वास्तव में माँ शारदे के आशीर्वाद के बिना वाणी में वह कशिश आ ही नहीं सकता है, और न वह दम आ सकता है, न वह शक्ति आ सकती है। जितने भी विद्वान हुए हैं कहीं न कहीं शारदे का आशीर्वाद रहा है। जी, निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद के बिना कोई कवि नहीं बन सकता, कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ही माँ के आशीर्वाद के साथ में हम कामना करते हैं कि हमारा एक कार्यक्रम सफल हो। और हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, मानव सिंह राणा जी जुड़े हैं, और साथी जुड़े हैं, अभी नेट पर दिख नहीं पर रहे आपको स्क्रीन पर, मैं अभी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूँ उनको। और
मैं सबसे पहले प्रश्न आपका ये करता हूँ आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, और आपके माताजी पिताजी अपने बारे में बताएं, स्थान के बारे में बताएं, क्योंकि बचपन की चीजें सिर्फ नाम से नहीं है। पिताजी माताजी के बारे में कुछ विस्तार से बताएं, और स्थान के बारे में विस्तार से बताएं। जी जरूर। मेरा जन्म नेपाल जनकपुर जो जानकी जी के स्थान हुआ, उसको हम लोग अंचल बोलते हैं, और जिला हुआ महोत्तरी। गांव हुआ मेरा जन्मभूमि वह मड़ई, जिसको हम लोग मांडव्य ऋषि के ग्राम बोलते हैं, और हम लोग स्थानीय भाषा में मड़ई बोलते हैं उसको, मड़ई। वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। इंडियन तारीख 1968 में 18 अक्टूबर के, नेपाली 2025 साल में, अभी 2081 में हम लोग हैं। मेरे पिताजी पेशा से शिक्षक थे, साइंस शिक्षक, रिटायर हो चुके हैं, श्री राम इकबाल झा। और मेरी माता स्वर्गीय हो चुकी 1.5 वर्ष पहले, श्रीमती मीना देवी। मैं 5 भाई बहन हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, और 3 भाई 2 बहन। मेरी अर्धांगिनी रेखा राय। हम लोग बगल के ही हुए, मेरे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर उनका घर हुआ, मेरा ससुराल। और रेखा राय जी मेरी पत्नी, वो मैथमेटिक्स से मास्टर्स की हुई है और गवर्नमेंट जॉब में शिक्षिका हैं। मेरा शिक्षा दीक्षा नेपाल में ही है लगभग। कुछ शिक्षा, स्कूली शिक्षा तो गांव के बगल से ही हुआ है, जलेश्वर में, जहां मैं अभी हूँ। 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाकी का शिक्षा जनकपुर, बैचलर तक जनकपुर, और उसके बाद काठमांडू, MA और BA। नेपाली विषय से मैं MA हूँ वास्तव में, और मेरी रचना खास करके मैं हिंदी में करता हूँ शुरू से ही। शुरू से ही मैंने हिंदी में ही शुरुआत ही किया लिखने को। तो इस तरह से मेरा सामान्य परिचय ले इसको माना जाए। जी बिल्कुल अच्छा परिचय आपका। और जैसे आपने बताया कि आप नेपाल में, निश्चित रूप से जनकपुरी के स्थान में, जिला नाम दूसरा था, लेकिन जनकपुरी में आपका जन्म हुआ। और हाँ, मेरी आवाज कुछ गड़बड़ कर रही शायद। हाँ, जनकपुर जन्म हुआ। और आपने जैसे कि बताया कि भारतीय के हिसाब से आपका जन्म 1967 में हुआ, 1968 में हुआ आपका जी। और लेकिन आपका नेपाल के हिसाब से वो 2025 था। तो मैं बताऊं आपको, भारतीय तिथि और नेपाल तिथि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो तिथि है उस तिथि को हम लोग डेट मानते हैं, तिथि नहीं मानते। जो विक्रमी संवत है वही संवत नेपाल में चलता है, 57 साल का डिफरेंस है उसमें, वही नेपाल में चलता है, वही यहाँ भारत में चलता है। लेकिन भारत में क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, एक ऐसा विवादित विषय है कि सर्वविदित ये था कि विक्रम संवत ही भारत में चलता था। लेकिन क्या किया कि सरकार ने ऐसी एक, भारतीय सरकार ने, मैं भारतीय सरकार ही कहूंगा, क्योंकि हमारे जिस देश में प्रधानमंत्री बना हो जो कि विदेशी शिक्षा प्राप्त हो, विदेशी विचारों वाला हो, और शिक्षा मंत्री ऐसा बना हो जो कि विदेशी मूल से हो एक तरह से, तो वहां क्या उम्मीद की जा सकती है। तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू का, जो मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ इस मामले में, जवाहरलाल नेहरू का सोच थी, उनकी सोच में ये था ही नहीं कि आर्य भारतवर्ष के हैं। उनके दिमाग में था कि आर्य कहीं और से आए थे, और भारत को शक और हुण, हम तो कहते हैं कि भारत को शक और हुणों ने भारत को लूटा। लेकिन नेहरू जी कहीं ना कहीं समझते थे कि शायद शक और हुण नहीं, शायद सभ्यता हमारे यहाँ लाई। उनको नेहरू जी का पूरी पुस्तक पढ़ी है मैंने, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, लेकिन बड़ी बाइस्ट किताब है बहुत। हालांकि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे तो अज्ञानी व्यक्ति क्या बात कर रहा है। वो व्यक्ति भारत का निर्माता अशोक को नहीं मानता है, वो शेरशाह सूरी को मानता है। जबकि शेरशाह सूरी ने वो सब काम रिपीट किए थे जो कि अशोक जी ने पहली बार किए थे। खैर, अलग बात। इसीलिए ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेजी तारीख हुई, अंग्रेजी आपका सन हुआ, और संवत हमारे यहाँ
शक संवत को सरकार ने मंजूर किया, बजाय विक्रमी संवत के शक संवत को किया, जो कि डिफरेंस जी था। एक बहुत बड़ा, भारत स्वतंत्र के साथ साथ उन्होंने मानसिक गुलामी दे दी, लेकिन उससे भी हम अभी तक नहीं निकल पाए। लेकिन हम स्वयं में चाहिए कि हम अपनी उस गुलामी में न रहें, और नेपाल से जो सांस्कृतिक संबंध है वो संबंध बिल्कुल ऐसा संबंध है कि हिंदू जी, बहुत अच्छा और संबंध है, बहुत हिंदुस्तान अच्छा। नेपाल का भाई है बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे, मैं कहीं विषयांतर हो गया किसी कारणवश, क्योंकि एक वेदना नहीं नहीं छलक नहीं, पड़ी आपने जब कहा ना, हाँ, जब आपने बताया कि संवत अलग था तो मुझे बताना पड़ा कि विक्रमी संवत हम लोग मानते हैं, सरकार नहीं मानती, सरकार शक संवत जी मानती जी है जी हमारी। जी, वो तो तो हमारा है ही, इसीलिए, वास्तव में सनातनी का है जी, ही, सनातनी का है ही। हाँ बस, लेकिन एक आश्चर्य हमको लगा था, जब हम यूनिवर्सिटी जी में पढ़ रहे थे, जी तो वहाँ हम लाइब्रेरी में पहली बार जब लाइब्रेरी में गए, तो उसके जी सामने में देखते हैं कि शिक्षा मंत्री प्रथम शिक्षा मंत्री कोई हुसैन, कोई मतलब जाकिर हुसैन या कुछ ऐसा नाम था। अब्दुल अब्दुल अब क्या कोई कुछ ऐसा, अब्दुल हाँ, कलाम या कुछ था ऐसा। देखिए, सवाल इस बात का है, जिस जिस देश में बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान की बातें हुई थी, उसके बाद में हमारा करीब 40% हिस्सा चला गया। उसके बाद में भी जो शिक्षा मंत्री बने, मुसलमान मान के, वहां तक भी हम मान लेते, कोई बात नहीं थी। पंडित जी संपूर्णानंद, जो कि कह सकते थे कहीं थे, तो वो तो उत्तर प्रदेश के छोटे से राज्य में आ गए। पंडित नेहरू, जो कि पंडित नहीं थे, वो राज्य के, मतलब भारत के मुखिया बन गए। और मौलाना जी जी जी, आजाद हम बने। तो वही अब सोचिए, पढ़े, बड़ा एक ऐसी उनका स्थिति, हाँ, उद्यान लगा तो हुआ है उनके नाम का, हाँ, तो हमको बड़ा जी, आश्चर्य लगा कि हम लोग जानते नहीं थे, जबकि वो, यहाँ आने के बाद, देखिए मास्टर्स में जाने के बाद में पता। देखिए बहुत उल्टे काम हुए थे उस वक्त, जो कि ढेर सारे, हम तो कुछ जी जान जी पाते जी हैं, जैसे मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने जी थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना ऐसी थी कि हमारे में हिंदी संवर्धन के लिए कौन लगाए गए थे? हरवंश राय बच्चन जी। उनके कृतित्व से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कृतित्व बहुत अच्छा है उनका, भारत में सिरमौर हैं लिखने में। हम, उनका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे अच्छा अच्छा। और हिंदी के विदेश मंत्रालय में सबसे बड़े अधिकारी। और उस वक्त हिंदी के सभी गलियारों में उनकी ही चलती थी, क्योंकि नेहरू जी के मित्र थे और उनकी पत्नी इंदिरा जी की मित्र थी। तो एक ऐसी चीजें हुई थी कि भारतीय संस्कृति को तो फेंक दिया गया था। खैर, जितना बच गया उतना जी ठीक है। और भारतीय संस्कृति क्या, सनातन संस्कृति की बजाय भारतीय संस्कृति नाम से कोई नई संस्कृति थोप दी गई थी। खैर, विवाद के विषय है, लेकिन विवाद के विषयों पर भी अपनी राय रखने का हर एक को हक है, और रखनी चाहिए अपनी राय। और जी जी, इतिहास बिल्कुल। बदलता नहीं है, लेकिन इतिहास की बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए और हमें चर्चा करने में बचना नहीं चाहिए। खैर, तो झा साहब, हम चाहेंगे कि एक रचना आप सुना दें, उसके बाद हम जी पूछें कि रचना आपने लिखना कब शुरू किया, बाद में पूछें। तो होता क्या है, जब अम, पूछते रचना कब लिखना शुरू, तो क्या उम्मीद करते हैं लोग कि वो रचना सुनाए हमको सबसे पहले। पहली रचना नहीं, आप अपनी सबसे लोकप्रिय रचना पहली बार सुना दीजिए, उसके बाद में हम पहली रचना की जी, बात करेंगे। आज हम सुनाएंगे भारत नेपाल के संबंध पर ही, हिंदी में ही। वाह। जो हम जो हम किस तरह से हमें हिंदी से प्रेम है, प्यार है। जी तो जी जी इससे मैं शुरू करूँगा, चूँकि जी यहाँ मिथिला क्षेत्र है यह, जी तो प्यारी हिंदी कह के शीर्षक है, और मैं इसे जी, शुरू करता हूँ। मैं स्वागत। मिथिला का वो बेटा हूँ, जिसे हिंदी से है यारी। मैं भाषी मैथिली हूँ, फिर भी हिंदी प्राणों से है प्यारी। मेरे धड़कन में लहरे हिंदी की वो गूंज है न्यारी, जिसे गाने को लालायित है दुनिया की हर नर नारी। जिसे गाने को लालायित है दुनिया की हर नर नारी। कहीं हुंकार है दिनकर जी का है पंत से यारी। कहीं चौहान की गर्जन, कहीं गोदान है भारी। कहीं रश्मि रथी मधुशाला गीता मानस है प्यारी। लगन है अपनी सूर तुलसी से रैदास से यारी। लगन है अपनी सूर तुलसी से रैदास से यारी। ये हिंदी शान है मेरी, यही सम्मान है मेरी। जिसे गाया है बचपन से, वही गुणगान है मेरी। मेरी पहचान है हिंदी, मेरी अरमान है हिंदी। सभी भाषाओं की है प्राण, ये आलीशान है हिंदी।
सभी भाषाओं की है प्राण, ये आलीशान है हिंदी। ये है कामायनी प्रसाद की कबीरा की बोली है। यह है रस खान के मदपान, खुसरो के संग होली है। यह है संज्ञान में घनानंद के हरिवंश के मधुशाला। यह है अवधि मगही मैथिली के होठों का प्याला। यही है अवधि मगही मैथिली के होठों का प्याला। मैं हूँ संवाद का साधन, मैं ही अनुवाद का माध्यम। करा दूं मानव के जीवन में प्रकृति प्रेम का संगम। मैं ही हूँ धर्म का संवाहक, मैं ही ज्ञान धारा हूँ। बनी मैं मान्य विश्व पटल पर अमृतवाणी प्यारा हूँ। बनी मैं मान्य विश्व पटल पर अमृतवाणी प्यारा हूँ। इसको छोड़ देता हूँ, बहुत लंबा है। तो हिंदी इसलिए, वास्तव में हिंदी से ही मुझे उपनिषद का बोध हुआ, गीता का बोध हुआ, रामायण को हम समझ पाए अपने जीवन में, और हमारा जो जी सनातन संस्कृति है, उसके रहस्य को, उसके गरिमा और महिमा को हम समझ पाए, अपने भीतर कुछ उतार पाए, उसमें हिंदी का ही योगदान है। नहीं तो और किसी भाषा जी में उतना था कहाँ, संस्कृत आती नहीं है हमें, समझ नहीं पाते क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं। जी और जी अगर हिंदी भी न होता तो अनुवाद कहाँ से मिलता उतना, और पढ़ कैसे हम बात पाते। जानता हूँ। इसलिए जी हाँ, हमने इसको अपने प्राण से बहुत भी बढ़कर आपने प्यारा माना है। बिल्कुल प्राणों से प्यारी हिंदी आपने और हिंदी की विशेषताएं बताई, और हिंदी में हिंदी के बारे में फिर एक टिप्पणी मेरी जो कि नहीं होनी चाहिए आज आपसे बात है, क्योंकि हिंदी को बहुत सीमित कर दिया गया। बात वही आती है पुरानी, जो आपने बताया कि आपने शिक्षा मंत्री का नाम पढ़ा आपने, तो जी, जी। हिंदी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को खड़ी बोली के रूप में एक नाम दिया था, और उससे लाभ ये हुआ कि हम हिंदी की लिपि तो हमारे पास में थी, लेकिन हिंदी की एक व्याकरण जो कि खड़ी बोली का, हिंदी नहीं था खड़ी बोली था, स्पष्ट बात करूं, आप तो इतिहास पढ़ेंगे हिंदी का, तो खड़ी बोली की जी, बात थी। और हिंदी के जी। इतिहास में आपका मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा सभी होते हैं, लेकिन समय के साथ में जब भारत का बंटवारा भाषाओं के आधार पर हुआ, तो वहां पे बहुत सी चीजें सामने आई। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी का बड़ा विचार परिवर्तन था। पहले गांधी जी हिंदी की बात करते थे और नेहरू जी हिंदुस्तानी की बात करते थे, अच्छा। क्योंकि वो प्रतिशत निकाल के, जनसंख्या के प्रतिशत निकाल के, वो उर्दू तो नहीं चला सकते थे, हिंदुस्तानी की बात करके उर्दू के शब्द घुसाते थे उसमें। गांधी जी का गुजराती भाषी होने के बावजूद वो हिंदी को ही प्रतिशत देते थे। जी, लेकिन ऐसा संघर्ष हुआ कि सत्ता नेहरू जी के हाथ में आई और पूरा पूरा अधिकार मिल गया उनको कि हिंदी को उन्होंने उर्दू निष्ठ बना दिया, संस्कृत निष्ठ नहीं रहने दिया। ये दुर्भाग्य हिंदी का हुआ। आज भी हम देते हैं, हम कोई रचना लिखते हैं, हमारे कुछ कथित या सम्मानीय जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं आपने ये शब्द, आपने देशज शब्द उपयोग कर लिया, तो हमने कहते हैं कि देशज शब्द ज्यादा अच्छा है कि अरबी शब्द ज्यादा अच्छा है, फिर चुप हो जाते हैं बिल्कुल, वो। बिल्कुल। तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नहीं की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली का अभियान चलाया था। कहीं भी ये नहीं था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले संघर्ष किया नहीं हिंदी के लिए, जो लिखना लेखक कर रहे थे एक आंदोलन के रूप में नहीं था, लेकिन बड़े ही छिपकी छिपे तरीके से हिंदी को हिंदुस्तानी बदल दिया गया, नाम हिंदी रहने दिया गया, ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो भी हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास में है उसको संभाल कर रखें, ये क्या कम है। भारत में तो हिंदी की जगह हिंदलिश बोलने लगे हैं लोग, इंग्लिश बोलने लगे हैं, क्योंकि हिंदी जी, आधी जी। और आधी इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं। उर्दू की मार से बचे नहीं, तब तक अंग्रेजी की मार आ गई, हम कर तो कर क्या सकते हैं। तो प्रयास करेंगे बस, लेकिन इतना हम सबसे निवेदन करते हैं कि सच बोलें, तथ्यों पे बोलें, और अगर हमारी कमियां स्वीकार करें, और कम से कम अपनी, जैसे कि कोई मिथिला का शब्द आ जाता है और जी, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और मिथिला ऐसी जो मिथिला बोली कहेंगे, मिथिला भाषा बोलेंगे, या फिर आगे जाके भोजपुरी आ जाए, अवधी आ जाए, बुंदेलखंडी आ जाए, उनके शब्द आने पर कम से कम उन साहित्यकारों का तिरस्कार न करें। कोई तिरस्कार करता है तो बड़े से बड़े साहित्यकार का विरोध करें, मैं इस सबसे कहता हूं। तभी हिंदी आगे बढ़ पाएगी, भारत में, नेपाल में, मैं तो कह रहा हूं और देशों में बढ़ेगी। लेकिन इतने ज्यादा प्रभावित हैं अरबी से, और जबकि जो वो अरबी जानते नहीं है, फारसी जानते नहीं है, अरबी जी, जी। फारसी की कन्वर्टेड, जो कि मतलब कहूंगा सही शब्द ये है कि कन्वर्टेड जो लैंग्वेज है,
जिसकी अपनी लिपि भी नहीं है, जिस लैंग्वेज की, उर्दू के साथ जबरदस्ती घुसाते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जी, और भी दर्शनार्थी चीज़ हिंदी के इसमें कुछ हम कुछ जोड़ना जी, चाहेंगे इसमें। जी, हमारे जी, यहाँ हाँ, के बताइए। नेपाल के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं और जी, अरब, कतार, अन्य देशों, मलेशिया वगैरह अन्य देशों में रहते हैं। कोरिया हाँ भी जी, जाते हैं बहुत सारे लोग हाँ, और वहाँ जाने के बाद जो यहाँ के जो विशुद्ध नेपाली भाषी जो नेपाली ही बोलते हैं, हाँ, हाँ, जो अपने घर में, अपने समाज में अन्य भाषा नहीं बोलते, सिर्फ़ नेपाली बोलते हैं, वो जी, भी जब जाते हैं यहाँ से विदेश, कोरिया, कतार, अरब, अन्य कंट्री हाँ, जाते जी, हैं, जी, हाँ, तो वहाँ जी, जी, वो हाँ, लोग भी हिंदी ही बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं। हाँ, वहाँ हिंदी बोलते हैं। अपने देशवासियों के साथ भी हिंदी बोलते हैं क्योंकि हाँ, 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 देश के विभिन्न अंगों से लोग वहाँ गया रहता है। तो जी, 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 हाँ, सब नेपाली बोल भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं जी, जी, पाते हाँ, हैं, लेकिन हिंदी के साथ जी, यही एक सुविधा है कि सब जी, समझ जाता है, यहाँ का भी, नेपाल जी, का जी, भी, सब बोलते भी हैं। जी, वैसे नहीं समझ हमारे यहाँ जाते हैं, पहले जी, 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 हमारे यहाँ पहले हिंदी जी, पाठ्यक्रम में ही था। हाँ, स्कूली पाठ्यक्रम में भी था। पापा जी लोग बोलते रहते हैं कि जी, हम लोगों से कुछ वर्ष पहले जैसे हम लोग स्कूल में थे, उस समय हिंदी में ही पढ़ाई होती थी सारा सभी विषय। जी, लेकिन जी, जी, धीरे-धीरे यहाँ भी एक रोग लगा और हिंदी जी, को जी, हटाया गया पाठ जी, अब जी, यूनिवर्सिटी में थोड़ा-सा रह गया है, बहुत कम मात्रा में जी, जी, हाँ, हिंदी की हाँ, पढ़ाई। स्कूलों में नहीं है, लि हाँ, जी, लेकिन दूसरा स्कूलों से चीज़ निकल क्या गया है, है हाँ, जी, जी, दूसरा चीज़ क्या है फिर कि यहाँ से आप हिमालय तक चले जाइए, वहाँ के जी, लोग भी हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में जवाब देंगे और बहुत फर्स्ट क्लास हिंदी बोलेंगे। सारे जी, लोग जी, जी, सीरियल देखते हैं। तो मुझसे जी, पूछे एक बार बंगाल से हुँ, आए थे साहित्यकार, तो उन्होंने रखा कि यहाँ हिंदी की अवस्था क्या है? तो मैंने कहा हुँ, कागज़ी अवस्था जो हुँ, सरकारी तौर पे होना चाहिए वो कमज़ोर है और जो व्यवहारिक तौर पे होना चाहिए वो पूरे नेपाल में गली-गली हर कोने में। आप जहाँ जाइए हाँ, हाँ, मज़ा से हिंदी में बात कर सकते हैं और चूँकि लोग पढ़ते भी हैं हिंदी, यहाँ जी, जी, मैं ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। ओशो मेरे गुरु हैं जी, 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 और मैंने देखा कि ओशो के साहित्य को पढ़ने के लिए हर एक वर्ष हज़ारों युवा हिंदी सीखने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि हमको ओशो को साहित्य पढ़ना है और सुनना है, हुँ, समझना है। जी, इसके लिए बाध्य हो जाते हैं और मैं भी बोल पा रहा हूँ एक नेपाली का टीचर होकर के, मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। वैसे बहुत जगह गलती होगा ही, हम गलत बोलेंगे ही। फिर भी हम लोग यह मान के चलते हैं कि भारत इतना विशाल देश है, वहाँ हर एक प्रांत के लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो मैं क्यों जी, नहीं बोलूँ? मज़ा से मैं बोल सकता हूँ, तो मेरे जी, लिए भी हिंदी उतना ही है जितना आप लोगों के लिए प्रिय है। तो जी, यहाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ इस तरह से मैंने भी लिखना शुरू किया। मैं एक गुरु पर भी छोटा-सा सुनाऊँगा थोड़ा जी, ही सुनाऊँगा, लेकिन सुनाऊँगा जी, जी, मैंने अपने गुरु ओशो पर लिखा था कि अगर ओशो जी, ना होते, तो क्या होता? हाँ, जी, जी, और उसको मैं अपने हमारे यहाँ जो जो विवाह होता है, विदाई जी, होता है, उस जी, समय लोग गाते हैं इस शैली में गीत। उसको उसी शैली में अच्छा, मैंने ढालने का प्रयास किया है। जी, बहुत जी, पुराना जी, हाँ, शैली है। अच्छा, हाँ, और हाँ, उस एक बार हम इस कविता को दिल्ली में गाए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम गाए थे, अरे वाह! वहाँ गए थे। जी, जी, हाँ, तो तो है ओशो जी, न होते। जी, स्वागत है। वेद पुराण पढ़ी धम्पद कुरान सोधी गुरु ग्रंथ बाइबिल के ज्ञान को बढ़बी तो गीता महागीता ताओ मानस को सोधी सोधी उपनिषदों के से हो सार को बतबी तो ज्ञान और विज्ञान जोरी धर्म में बोरी बोरी काम से राम के राह को धरबी तो बुद्ध कपिल शिव गोरख के योग सूत्र ध्यान से समाधि में होश को धरबी तो विपश्यना कुंडलिनी शिव नेत्र ब्रह्मनाद
खोजी खोजी डायनामिक ध्यान को करबी तो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धा आज्ञा से सहस्रार को पूगबी तो हठ तंत्र ज्ञान योग सांख्य और भक्ति योग प्रेमानंद अद्वैत पे हमें को चलवी तो लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सड़ेपु कौन सो बिना भव सागर तरवी तो। धन्यवाद, यही रखते हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ मैथिली का है गीत, ये मैथिली में है, हिंदी और मैथिली मतलब है जी, हिंदी और मैथिली दोनों मिलके है शायद ये जी, मिक्स है जी। वैसे भी देखिए चर्चा नेपाली की जब चर्चा होती है, नेपाली भी जब हमारे साथ में नेपाल में बहुत से लोग नेपाल के क्यों मेरा बेटा सेना में है तो सेना में भी नेपाली सेना की आपकी जो ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना के साथ होती है और उसके अलावा बहुत से लोग जो कि नेपाल से यहाँ नौकरी करने आते हैं हिंदी भी बोलते हैं और जो नेपाली के शब्द होते हैं हिंदी वाले भी समझते हैं उनको निश्चित रूप से क्योंकि नेपाली की में कई लिपि होती है नेपाली में, लेकिन मुख्य लिपि नेपाली की पहले देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन आजकल आपकी ब्राह्मी लिपि में रंजना में अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है नेपाली आपकी। तो लेकिन देवनागरी लिपि में ही पहले नेपाली लिखी जाती है, इसलिए चाहे वो नेपाली हो चाहे वो आपकी हिंदी हो चाहे मराठी हो और इसी प्रकार की जो भाषाएं जो देवनागरी में लिखी जा रहे हैं संस्कृत से जो उत्पन्न भाषाएं हैं उनमें शब्दों का अलग अलग शब्द तो हैं बोली के हिसाब से, लेकिन मूल शब्द संस्कृत के ही हैं तो आसान होता है ना। नेपाली भी देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं और वही शब्द तो वही घर वही है, हम लोग नेपाली में भी घर बोलेंगे, बस क्रिया शब्द में थोड़ा सा फर्क है, क्रिया शब्द का रूप परिवर्तन होता है और इस ढंग से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो आप लोग को नेपाली बोलने में दिक्कत होगा फिर क्योंकि अभ्यास समझने में दिक्कत नहीं है। हाँ, समझने में दिक्कत नहीं होगा जी जी एकदम एकदम। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात हुई थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात हुई थी, आपकी वहीं प्रारंभ हुई थी आपकी, उसके पश्चात आपने बताया कि आपकी शिक्षा आगे हुई, आगे शिक्षा के पश्चात आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की और नेपाली पढ़ाते हैं आप लेकिन हिंदी में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और ये तो जैसे मैंने बताया था हमारे तो बड़े बड़े अधिकारी उर्दू पढ़ने वाले हमारे शिक्षा मंत्री बने जो कि हिंदी का प्रचार किया जिन्होंने, अंग्रेजी के जो व्याख्याता थे उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, तो ऐसी विसंगतियां यहाँ भी हैं। तो आप उन्हीं विसंगतियों में से निकलकर अगर हिंदी का परचम उठाएं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपका मन है आपका अपने सनातन संस्कृति को दोनों भाषाओं से समझ सकते हैं, दोनों तरीकों से समझ सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और वैसे भी हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जो कि गाजियाबाद के ही हैं, तो उनका यही कहना है कि जो किसी भी रूप में मान लें नेपाल और भारत अलग नहीं है, हो सकता है वो राजनीतिक रूप से यानी कि दो नक्शे होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक मैप होता है आपका भूगोल के हिसाब से, एक राजनीतिक के हिसाब से सांस्कृतिक मैप है जी। हाँ, तो एक सांस्कृतिक मैप में तो क्या होता है कि हिंदी और नेपाली बिल्कुल साथ साथ हैं क्योंकि वो सभी संस्कृत से जाई हुई हैं, ये है। और भारत और नेपाल की क्योंकि जनकपुरी और अयोध्या को मान लें या किसी भी हिस्से से मान लें, दोनों संस्कृति एक है, तो हिंदी को विरोध हो सकता है सरकारी स्तर पर, लेकिन जैसा कि आप बताया आपने कि जनमानस में हिंदी को उतना ही प्रेम है जितना को नेपाली को करते हैं। बहुत प्रेम और यकीन मानिए कि आप नेपाली को भी हिंदी में और नेपाल भाषियों को, नेपाली भाषियों को और नेपाल के व्यक्तियों को भारत में उतना ही प्रेम मिलता है जितना कि किसी भारतवासी को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक भाषा का भी प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल के कोने से लेके और हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार इतने प्रदेशों से मिलती है, सभी प्रदेशों में बोली के अलग अलग तरीके हैं, सभी में हिंदी अलग अलग तरह की बोली जाती है जी। और बोली अलग है लेकिन हिंदी सब समझते हैं जी। दार्जिलिंग का जो भाषा है वो नेपाली ही है, सारे विद्वान लोग वहां से नेपाल आ रहे हैं, नेपाल से वहां जाते हैं, वो लोग नेपाली ही बोलते हैं। फिर दार्जिलिंग के नेपाली और काठमांडू के नेपाली में थोड़ा सा फर्क है। वैसे ही जो पश्चिम है, हम लोग के यहाँ से महाकाली बोलते हैं, उधर के जो नेपाली भाषा है उसमें और काठमांडू के नेपाली भाषा में फर्क है। तो एरिया क्षेत्र का जो फर्क होता है, प्रभाव होता है, वो है। इस तरह से यहाँ
जैसे नेपाली साहित्य सब जो है, नेपाली जो कविता वगैरह सब है, नेपाली में जी। रामायण है, हाँ, तो सब में प्रभाव, शब्द तो हाँ, लाएंगे कहाँ से? शब्द तो यही है, शब्द तो हमारा सब तो तत्सम ही संस्कृत है जनित ज्यादा है। से ज्यादा। हाँ, जी। संस्कृत जनित है और सब तो। हाँ, जी, तत्सम है और ज्यादा से ज्यादा तत्सम है। और जो हाँ, देशज है, तो उस देशज में ज्यादातर शब्द वज्जिका भाषा का है। वज्जिका जी, भाषा हमारे यहाँ, अच्छा, जैसे हम लोग वज्जिका ही बोलते हैं वास्तव में। यहाँ जो हम अच्छा, लोग जी, बोलते हैं तो वज्जिका ही बोलते हैं, अपने वज्जिका ही बोलते हैं। तो मैथिली से अच्छा, थोड़ा-सा अच्छा, फ़र्क है और भोजपुरी से भी फ़र्क है। ज़्यादातर शब्द नेपाली भाषा में वज्जिका का हाँ, हम देखें, मैथिली का देखें, भोजपुरी का देखें, उधर ब्रज का जो है वह जी, भाषा है, शब्द सब है। हाँ, हाँ, इसमें बंगाली ब्रज शब्द भाषा बहुत का ज़्यादा है नेपाली में भी। जी। जी, ब्रज भाषा का प्रचार जब देखें ब्रज भाषा के, तो कि जहाँ-जहाँ कृष्ण भक्त गए वहाँ पर जितने ब्रज भाषा के शब्द हैं उतने बंगाली में उतने ब्रज भाषा के शब्द हैं, उतने नेपाली में मिलते हैं ब्रज भाषा, क्योंकि जी, जहाँ-जहाँ नेपाली में कृष्ण बहुत भक्त ज़्यादा गए। है। हुँ। जी हाँ, मेरो मेरो श्याम, वहाँ लोग बोलते हैं ना, हाँ, मेरो श्याम, मेरो राधा, हाँ, यहाँ भी वही हाँ, है, हाँ, मेरो हाँ, राधा, मेरो मतलब मेरा, यहाँ हाँ, हाँ, मेरो का हाँ, मतलब मेरा होता है, वहाँ भी वही है। तो हाँ, इस तरह वो से है। जी। एक्सटेंट थोड़ा बंगाली आ गया उसमें, क्योंकि वो उसका आ गया लिंग परिवर्तन का उतना प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। मेरो मेरी होगी, मेरी मेरो, लेकिन मेरी को मेरो कई बार कहेंगे वहां पे, क्योंकि जब मूर्ति की बात यहाँ ब्रजभाषा में करते हैं तो मूर्त कहते हैं, वहां पे ठाकुर कहते हैं, वहां मूर्ति को हाँ, मूर्ति शब्द उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ वो जब यहाँ हो मूर्ति क्या हाँ जाता है? ठाकुर करते जी, यहाँ हैं। मेरो, मेरा, मेरी है। मतलब हाँ, हाँ, प्रथम पुरुष में एक वचन मेरो, हाँ, बहुवचन मेरा हाँ, और स्त्रीलिंग में हाँ, मेरी, इस तरह से नेपाली हाँ, में हाँ, है। जी। और वो ब्रजभाषा में भी वहाँ भी ऐसी है, लेकिन लगभग वैसा ही है, एक्सटेंट अंतर, जी हाँ, लगभग मिलता ही उसी है। तरह से लगभग मिलता है। तो बहुत अच्छी बातें जानकारी मिल रही है वार्ता में, और अब हमारे आगे बोलते बढ़ते हैं हैं कि उधर हिंदी में, हम लोग हमारे हाँ, हाँ, बोलते हैं, हमारा, हाँ, हमारी। हाँ, यहाँ क्या है, जी, उसी जी, हमारे को हमरो कर दिया। हमरो, हमरा, हमरी, हाँ, हाँ। ऐसे ही। वो हाँ, वही वो ब्रज में यही है, ब्रज में जी, हमारी है, हरियाणा में म्हारी है, और हमारी, जी, अवधी में हमरी, अवधी में हमरी हो गया, भोजपुर में जी, हमरी जी, है, और नेपाली में जाके हमरी हो गया। वो थोड़ा सा जी। बस जगह बदलने से और हाँ, बस है, जगह बाकी तो बदलने से भाषाएं जो वही फ़र्क है। पड़ता है, भाषा जी, टोन में जो फ़र्क जी, पड़ता है जी, वही है, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी। वो हमारे छोटू सिंह प्रजापति जी, जो कि मूल रूप से राजस्थान के हैं, और वो मूल रूप से राजस्थान के सऊदी अरब में रहते हैं। वो कोई प्रश्न कर रहे हैं, मैंने डाला है उस पर, मैंने स्क्रीन पे डाला है कि छोटू सिंह प्रजापति, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी, डी ए आई, दाई का मतलब क्या होता है सर? DAI, दाई। दाई, हाँ, हाँ, दाई का मतलब क्या होता है? यहाँ दाई का तो मतलब तो नेपाली में होता है दाजू, मतलब बड़े भैया, बड़े भैया, हाँ, क्योंकि नेपाली वहां में। दाई बोलते हैं ना। वो बता रहे हैं जी, कि नेपाल, बहुत से नेपाल वंशी हमारे साथ में काम करते हैं सऊदी अरब में, तो वो बता हाँ, रहे हैं, तो हाँ। इसलिए पूछ रहे हैं कि वो क्या होता है, तो अब वो बात हाँ, आपस में करते भैया, हैं, वो दाई भैया, बोलते होंगे। हाँ, भाई भैया जी, भैया, हाँ। जी, जी। जी। तो छोटू सिंह प्रजापति जी, आपको अपना उत्तर सही मिल गया होगा, अजय कुमार जी जी, के जी। द्वारा आपको मिल गया है, बहुत अच्छा। और छोटू सिंह प्रजापति, आपको अजय कुमार जी, छोटू सिंह जी ओके बोल रहे हैं, और आपको अजय कुमारी जी, आपको निश्चित रूप से एक मित्र के रूप में ही पाएंगे। आपसे सीनियर हैं लेकिन उम्र में, लेकिन आपको मित्र ही मानेंगे। और छोटू सिंह प्रजापति जी क्या है कि हमारे साथी, सब दर्पण के एक पुराने साथी हैं, और एक अलग से एक ये राजस्थान का डीडवाना के रहने वाले हैं, तो एक अलग से पटल और चला रहे हैं, डीडवाना साहित्य दर्पण। उसमें राजस्थान के अधिकांश कवियों को जोड़कर ये हिंदी के प्रचार प्रसार करते हैं। तो छोटू सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, और आप सक्रिय हैं, आप बातें पूछ रहे हैं, आपसे बहुत अच्छी बात है। आप कुछ और भी पूछना चाहें हमारे झा साहब से तो आप पूछ सकते हैं, नेपाली के बारे में, हिंदी के बारे में, नेपाल के धन्यवाद, बारे में, तो निश्चित धन्यवाद। रूप से बताया जाएगा, आपको बताने का प्रयास सुंदर, करेंगे। बहुत बढ़िया। जी, जी। तो आगे बढ़ते असली हैं अजय कुमार जी के, आपका जी, जी। साहित्यिक जीवन कब और कैसे प्रारंभ हुआ? जी, मेरा साहित्यिक जीवन दरअसल बच्चा में हम नाटक खेलते थे और स्टेज पर गीत गाते थे, डांस करते थे जी, बहुत ज़्यादा। जी, जी, और उस समय जब हम गीत गाते थोड़ी थे, चुप कर लो। तो मेरे गाँव जी, के लोग बोलते थे, "अरे हवा, हवा जा रहा है।" तो हम हाँ, उस समय फेमस गीत था, हवा हवा, ऐ हवा खुशबू उड़ा दे, कहाँ खुली, हाँ खुली, जुल्फ़ें बता दे, अब मैं उसको मिलूँगा, एक बार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। तो उस गीत पर हम हाँ, डांस हाँ, भी करते थे और तमा तमा लोगे फास्ट ट्रैक सब पर डांस करते हाँ, थे। हाँ, तो हाँ, इस हाँ, तरह हाँ, से एक इस तरह का रुझान था। लेकिन जी,
अम, जब मेरी शादी हुई ना, मैंने जब शादी कर लिया, मैं लव मैरिड हूँ। जी कॉलेज में जे बधाई देख बधाई। मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, वो कोई और नहीं मेरी कॉलेज की एक लड़की है। उस समय वह गीत फेमस था और उसी समय जी जी मैंने हाँ शादी भी बिल्कुल किया। जी। अजय तो अजय 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 देवगन की फिल्म का गाना था शायद ये। हाँ, अजय देवगन का। जी, अजय जी। जी जी, फूल और कांटे फ़िल्म का था वो। हाँ हाँ जी तो जी उस समय हम दोनों आदमी सो रहे थे, तो हम सपना में देख रहे हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ श्लोक, वाह और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे जी मैंने कुछ लिखा, लिख दो, उसको हाँ लिखो। हाँ तो उस दिन तो हाँ चूक गई, लेकिन फिर हाँ हाँ बाद में हम अपने सिरहाने के अंदर कॉपी और पेंसिल रखे कि फिर कभी जी ऐसा आ जाएगा मौका। लेकिन ऐसा जी हुआ, जी और जी लगभग 10-15 रात सपना में हम वाह कुछ श्लोक हाँ लिखे, हाँ और मेरी पत्नी उठ करके उसको लिख भी दी, उसको नोट अरे भी कर वाह दी। हम सोए हुए में बोल रहे हैं और वो लिख दी। कमाल कमाल। जी। लेकिन उसके बाद हम जनकपुर से चले गए इसे काठमांडू, कार्यक्रम और उस खराब कर दीजिए पेपर थोड़ा को सा। हम सुरक्षित नहीं कर पाए। हम चलिए उधर काठमांडू बैठिए, चलिए उस पलंग चले, उस पलंग पे चलिए उधर। जी तो सॉरी सर उसके बाद डिस्टर्ब हो हम गया। काठमांडू चले गए, मेरा पढ़ाई पूरा हो गया बैचलर का यहाँ, हम जी काठमांडू जी चले जी गए। तो उस पेपर को हम सुरक्षित नहीं कर पाए, जिसके लिए अब भी मेरे हृदय में क्षोभ हो रहा, दुःख हो रहा है अब भी, कि अरे क्या था, हाँ आसमानी था क्या, कुछ रहा होगा, वो इसको तो हम वही नहीं वो तो सुरक्षित वही कर पाए। माँ सरस्वती की कृपा थी। माँ सरस्वती की कृपा जी, थी, उस वक्त आपको सपने में भी ऐसा दे रही थी और आपने लिखा, और आपकी अर्धांगिनी महोदया ने उसको लिख भी लिया उसको, लेकिन जी, दुर्भाग्य से वो खो गया। हाँ, देखिए कोई बात नहीं उस है, कोई चीज अगर खोती है तो वो भी उसका कोई कारण होता है, वो हाँ, आपको और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए काम देगा। वो बार बार जी, जी, आपको जी, झलक उसका रहेगी कि जैसा तब जी, लिखा था उसको खोजने में ही आप आगे बढ़ जाएंगे कम से कम। जी, हाँ, हुआ भी। उसके बाद हम काठमांडू गए, काठमांडू जाने के बाद एक हाथ है भारत मेरा, दूसरा हाथ नेपाल है, एक है छूता गहरा सागर, दूजा अटल हिमाल है। लगभग यह जो है तो 92 का होना चाहिए, 92-93 का, 1993 का होना चाहिए यह रचना। उस समय हम इंडियन एम्बेसी में गाए थे इसको, लिख करके वहाँ, काठमांडू में। और जब काठमांडू से फिर हम लौटे 14 वर्ष के बाद, तो जी यहाँ आने के बाद हम दोनों आदमी संजोग से एक ही स्कूल में रहे 5-6 वर्ष, अ- एक ही स्कूल में। अरे वाह। तो जी मोटरसाइकिल से हम लोग जाते थे, और हाँ रास्ते भर में 2-2 कविता हम बनाते थे, और हाँ हम हाँ कहते जाते थे, और मेरी अर्धांगिनी उसको मेरे पीठ पर पेंसिल से लिखती जाती थी। और अरे ऐसे वाह करके मेरा वाह सैकड़ों कविता मेरा इसी तरह से बन गया। फिर वाह मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे ये फुटकर कविता कितना लिखूं, इसका क्या मूल्य हम्म रहेगा, भविष्य में तो रहेगा नहीं। गीता जी पर जी प्रयास किया जाए, और मैंने हाँ गीता हाँ का काव्यानुवाद भाष्य शुरू किया, जो अब जी तक मेरा जारी है। 10वां अध्याय पूरा वाह होने को है, और अरे वाह उसमें 3200 से ज्यादा मेरा श्लोक तैयार हो चुका है उसमें। अच्छा इस तरह से है। और कोरोना काल में फिर तो मेरा यह मेरे भीतर एक संस्कार के रूप में ही बैठ गया है कि जी पढ़ूं और पढ़ाऊं। मैंने वाह अच्छा जॉब छोड़ दिया काठमांडू में, कि नहीं, मुझे पढ़ाना है और पढ़ना है, और जी मुझे पैसा के लिए नहीं दौड़ना है, उधर कुछ पे मत वाह लगे, पैसा अपने आप आ जी जी जाएगा। और जी जैसे जी तुलसी बाबा कहे कि स्वांतः सुख है तुलसी रघुनाथ गाथा, इसी तरह से जी हो जी गया, जी इसी तरह जी से हो जी गया। गीता गीता के ही लिखते-लिखते ऐसा आ गया एक जगह कि अरे मैं तुम्हारा योग क्षेम सब मैं मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम आगे बढ़ो। और वाह हम छोड़ दिए कृष्ण पर कि अब आप संभालिए, और मैं अपने ढंग से बढ़ता हूँ, बाकी आप संभालिए, मेरा योग क्षेम कैसे संभालिएगा। और मैं अरे वाह बताऊं आपको, कोरोना काल में कोरोना काल में एक मेरी ये किताब दिखना चाहिए, जी ये है हाँ गीत क्या नाम, कौन सा गीत लिखा है? अष्टावक्र हाँ गीता, अष्टावक्र अष्टावक्र गीता गीता वाह। है। जी, जी हाँ इसको मैंने हिंदी में काव्यानुवाद, भावानुवाद किया है, भाष्य किया है मैंने इस अच्छा पर, और वह जी कोरोना जी काल में ही हुआ। इसका मैं 1-2 पंक्ति रखने का प्रयास करता हाँ हूँ जी यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। इसमें राजा अष्टावक्र जनक जैसे। जी जी जी, जी अष्टावक्र तो बहुत बड़े विद्वान थे। अष्टावक्र तो राजा जनक के गुरु हाँ थे। हाँ हाँ जी जी हाँ
जी, राजा जनक, और राजा जनक स्वयं विद्वानों के विद्वान थे। इसलिए हाँ, फिर भी हाँ। उनको एक संशय रह गया था, कुछ संशय रह गया था, जो अष्टावक्र के द्वारा ही निवारण निवारण हुआ। तो उसमें प्रश्न करते हैं हुँ, शुरू में कि हुँ। कथम ज्ञान वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्य च कथम प्राप्त मे दत्त, ब्रूहि मम प्रभो। तो संस्कृत में है। इसको हम जी, अपने शैली में प्रस्तुत किए हैं, जी, इसका विस्तार भी जी, किए जी, हैं, स्वागत तो है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत। जी। ज्ञान कैसे खिले, मुक्ति कैसे मिले, क्या है वैराग्य हमको बताएं प्रभु। मोह माया है क्या, लोभ ईर्ष्या भला, काम से मुक्ति हमको दिलाएं प्रभु। हे मुनि श्रेष्ठ जितने मुनि जन हुए, सबने अपने तरीके से भोग किए, इंद्रियों से ही संसार लगता प्रभु, वरना निश्चय है मृत्यु, कहो क्या करूं। ये प्रश्न है इतना उनका, वाह! जिज्ञासा है। वाह! वाह! तो अष्टावक्र जवाब देते हैं, अष्टावक्र जवाब जी, देते हैं। तो संस्कृत का तो मूल श्लोक है, वो संस्कृत में है, और जो मेरा प्रयास है, तात जी। राजा जनक कामना को तजो, है गरल रीपु हर वासना से बचो। सत्य संतोष समता सरल भाव से, क्षमा हृदय गहो सुधा के पान से। तू दयावान प्रेमल सुकोमल बनो, हे मुमुक्षु जनक यह संतुलन गहो। हे मुमुक्षु जनक यह संतुलन गहो। बहुत लंबा है, तो 7 श्लोक में है। तो जी, इस जी, तरह हाँ, से बहुत बढ़िया। नहीं, आपने इस बड़ा तरह से सार्थक अनुवाद क्या कहूँगा, ये तो रचना है, अनुवाद नहीं कह सकते इसको। ये आपका भाष्य है, और जो कि आपका एक खंड काव्य कह सकते हैं इसको निश्चित रूप से। और आधार उसका निश्चित रूप से कथानक आपका अष्टावक्र गीता का है, लेकिन ये निश्चित रूप विशुद्ध रूप से इसे आप अनुवाद की श्रेणी में रख सकते हैं आप, क्योंकि अनुवाद की श्रेणी से क्या हो जाता है कि आपको मूल ग्रंथ से आप विचलित नहीं होते हैं, सिर्फ इतना है। लेकिन जी, आपकी शैली और आपका बड़ा प्रवाह है उसमें, शैली में बहुत बड़ा प्रवाह है। आमतौर पे होता क्या है जी, कि गीता लोकप्रिय है, गीता बहुत बड़ा वो है, अष्टावक्र गीता अलग है और गीता अलग है, दोनों अलग हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को ये ज्ञात होना चाहिए कि दोनों अलग हैं। जी, जी, गीता गीता जो भगवत गीता है, भगवत गीता यानी कि जी, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया था, वो था। अर्जुन के संबंध में, जी, अष्टावक्र गीता राजा जनक जी से संबंधित है, और बहुत बड़ा ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। आपने बहुत अच्छा गीता, चूंकि आप जनकपुर के हैं, तो निश्चित रूप से आपने अष्टावक्र गीता को जी, चुना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जी, जी, ये जरूर। बहुत इसमें अच्छी बात इसमें है। हुआ क्या, हाँ, इसमें हुआ क्या, हमारे राजर्षि राजर्षि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे, श्री भरत झा जी, तो बार-बार जी, कहे, "अरे! हम लोग अष्टावक्र के संतान हैं, जनक जी के संतान हैं, कोई कलम तो चलाओ इस पर, कोई कलम चलाओ।" और मुझे लगा कि वास्तव में, और हम बचपन बहुत बहुत आज से 25-30 वर्ष पहले से हम अष्टावक्र गीता को ओशो के मुँह से हम सुने हुए, पढ़े हुए, तो हमको लगा कि हम तो समझ रहे हैं इसको, हम लिख सकते हैं। और एक बार ऐसा संजोग मिला, हम अमनौर थे, मेरे जो बचपन से ही मुझे सँभालते आए हैं, जी, मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे परदादा, वो भी विद्वान थे और भागवत के भी ज्ञाता थे। वाह! और सब पढ़े लिखे, मैं मेरे मेरे दादाजी जितना पढ़े हैं, उतना तो हम पढ़े भी नहीं। और सौभाग्य मिला उन लोगों का, आशीर्वाद मिला, उन लोगों का वचन सुनने का मौका मिला, तो बहुत कुछ ऐसा था कि भागवत हम जानते हैं, अष्टावक्र को भी समझ रहे हैं, तो क्यों ना तैयार किया जाए। और जो मुझे अब तक आध्यात्मिक रूप से जो व्यावहारिक ढंग से, पारिवारिक ढंग से सँभालते आए हैं, वो जी, हैं उनका लखनऊ, अभी लखनऊ रह रहे हैं, जी, और श्री राम निवास सिंह जी, और वो इंजीनियर, अच्छा, पेशा से इंजीनियर, जी, और आध्यात्मिक दुनिया में बहुत, 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 बहुत आगे। उन्हीं अरे के वाह! सानिध्य में जगदम्बा के आराधना के समय, इसी दसईं जो दशहरा आ रहा है, इसी जी, दशहरा जी, के हाँ, क्रम में हम अमनौर थे, उन्हीं के सानिध्य में, अमनौर धाम मुजफ्फरपुर से थोड़ा-सा आगे है, जी, वहीं जी, पर इसका शुरुआत हुआ, जगदम्बा के ही सानिध्य में शुरुआत हुआ। और उसी साल अरे वाह! कोरोना लगा, कोरोना का आँधी आया, और उसी आँधी में हम 3 महीना घर में बैठ गए चुपचाप, और इतनी किताब तैयार हो गया। तो जी, जगदम्बा जी, का प्रसाद हम मानते हैं इसको।
और बिल्कुल, ऐसे बहुत अच्छा, इन बहुत लोगों का अच्छा। आशीर्वाद है इस तरह से। तो एक चल बार रहा है हम उपनिषद। एक बार जी, 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 ज़रूर। झा साहब एक बार ब्रेक लूँगा ज़रा-सा मैं, क्योंकि मैं साथी जो उस पार हैं, मैं नाम नहीं पुकार पाया, छोटू सिंह के अलावा बाकी नाम नहीं पुकार पाया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उर्मिला अग्निहोत्री जी और साहित्य संगम संस्थान के आदरणीय और छोटू सिंह प्रजापत जी, अरुणा राणा जी, मनोज वासने जी हमारे मित्र हैं। वो हमारा मूल स्थान जलेसर, आपने जलेश्वर बताया, वहाँ जलेश्वर है और मेरा जो नजदीकी शहर है, हमारा जन्म स्थान का, वो जलेसर है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हाँ, जलेसर, जी, हाँ। वो आगरा के पास में, आगरा से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है जलेश्वर। अच्छा, अच्छा, तो वो जी। जलेसर है, जलेसर। उसको कई लोग जलेश्वर बोल देते हैं, लोगों को पता नहीं, तो हमें समझाना पड़ता है कि जलेश्वर नहीं है, वो जलेसर है। और इसके अलावा विजयलक्ष्मी जी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, आर्यन सिंह जी बड़े हिंदी के अच्छे साहित्यकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं देवरिया से। और हमारे एक और मित्र अरविंद अग्निहोत्री जी जुड़े हैं। अरविंद अग्निहोत्री जी बड़े उद्भट विद्वान हैं। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल पर बहुत कुछ लिखा है और एक उनका उपन्यास है, उनको हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं उनके साथ में, असभ्यता का आक्रमण। तो अच्छा, वो बड़े राष्ट्रवादी चिंतक हैं और सनातनी चिंतक हैं। आप अच्छा, अच्छा। हाँ, मज़ा दिल्ली आएगा, सरकार में अच्छा लगेगा। केंद्र सरकार में लेक्चरर हैं वो। तो अभी आए हैं, अभी वो भी आप तारीफ तारीफ कर रहे थे, तो उनका बहुत बहुत आभार है अग्निहोत्री जी का। और क्योंकि समान विचार मिलते हैं, सभी समान तरह के मिलते हैं, तो निश्चित जी, रूप से बात करने का, सुनने का आनंद आता है। सभी आगे आदरणीय जनों बढ़ेंगे को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा प्रणाम जी, स्वीकार हो सभी। आगे बढ़ेंगे। और बात तो वही आई, आपने लेखन किया सबसे पहले माँ सरस्वती की प्रेरणा से, आपने स्वप्न में भी, अर्ध जी, जी, चेतन अवस्था में भी रचनाएं लिखी हैं आपने। और जी, मैं तो कहता हूँ यदि वो रचनाएं खो गई हैं तो कहीं नहीं खोई हैं। एक जो नियम है विज्ञान के नियम से, जो कि ऊर्जा का नष्ट नहीं होती, ऊर्जा किसी न किसी रूप में रहती है। वो कागज के कुछ पन्ने खोए हैं, लेकिन वो ऊर्जा आपके अंदर कहीं समाहित है। वो जी, ऊर्जा जी, सक्रिय विभिन्न है, रूपों में सक्रिय है। निकलेगी और सक्रिय रहेगी, और माँ की कृपा आपके पास रहेगी। तो आपने बताया कि आपने कविताएं लिखी और आपने अष्टावक्र गीता लिखा। तो अपने लेखन में किस किस विधा को पसंद करते हैं और कौन कौन सी विधा में आप लिख रहे हैं, इस बारे में अब थोड़ा मैं सा हमको मेरा बताएं। निबंध निबंध जी, की ओर, जैसे यहाँ नेपाल से एक पत्रिका निकलती है हिमालनी, एक ही है हिंदी की जी, पत्रिका, जी, मतलब जी, एक क श्रेणी की है। तो उसका मैं जी, नियमित स्तंभकार हूँ, जिसमें मेरा जी, राजनीति पर लेख रहता है। और जी, जी, नेपाल भारत को जोड़ते हुए हर एक लेख कहीं जी, न कहीं नेपाल भारत को जोड़ करके जी, उसको समर्थन करते हुए, हाँ, सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता जी, है। तो इस जी, तरह से पिछले 10-12 साल से मैं उसमें लिख रहा हूँ। उसके बाद जैसे मेरा एक शोध पत्र था जो हम अ, पिछले साल पिछले जी, साल रामायण उत्सव कार्यक्रम का आयोजना हुआ चित्रकूट में, अच्छा, अच्छा, दिव्यांग विश्वविद्यालय में। उसमें जी, नेपाल से हमें भी बुलाया गया था। जी, आदरणीय चांसलर महोदय शिशिर पांडे जी, उनको मैं यहाँ से नमन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आभार, तो आभार, बहुत आभार। वहाँ उन्होंने मुझे शोध सत्र के अध्यक्षता ही दे दिया। मैंने कहा सर मैं पीएचडी नहीं हूँ और हुँ, यहाँ पीएचडी लोग हैं, तो थोड़ा-सा उन लोगों को दिक्कत हो सकता है। निपुण बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मज़े से आइए। और समीक्षा का भी मौका दिया, तो वहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया था। मैं अपना जी, शोध संतान में रामत्व और अभिभावकीय दायित्व, यह मेरा शीर्षक था। वाह! वाह! राम पर तो बहुत चर्चा हो चुका और हमने कहा था वहाँ पर कि इतना चर्चा हो चुका है, राम पर इतना लिखा जा चुका है कि इस सारे पन्ना को अगर हम लोग बिछा दें तो धरती को छोप देगा, ढक देगा। लेकिन राम पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ कहीं हम लोग हुँ, मिस कर रहे हैं क्या? कहीं हमारा हुँ, अभिभावकत्व तो कमज़ोर नहीं हो रहा है? तो इसी हाँ, पर मेरा शोध था, जो बहुत अच्छा विषय। अ, पटना से प्रकाशित दस्तक प्रभात पत्रिका, बिहार जी, जी, से हाँ। और झारखंड से प्रकाशित, हाँ, उन्होंने दस्तक मेरे प्रभात, अच्छा समाचार पत्र दस्तक प्रभात। जी, तो हाँ, उन्होंने बहुत मेरे अच्छा, हाँ, 25 के 25 अंक उसका प्रकाशित किए अपनी पत्रिका में। जी, जी। अ, उस शोध पत्र का, बोले कि छोटा-छोटा अंक करके हमको दीजिए, तो हम दिए और उसका किताब का रूप ले चुका है। अब उसको अरे वाह! बहुत अच्छा। छपवाना है उसको। जी, जी, एक ऐसा है, इस तरह से तो निबंध में इस तरह से है। और जी, यहाँ का जो मैंने बोला कि बज्जिका, चूँकि जो हम पढ़ाते जी, हैं बच्चों को, अभी मैं यहाँ कॉलेज है,
हम लोग जी कैंपस बोलते हैं नेपाल में उसको, लेकिन कॉलेज है जिसमें जी जी एमएड तक का पढ़ाई होता है। जी उसका जी मैं अभी प्राचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ मैं उसका। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे पहले हम तो स्कूल में थे, तो वहां बच्चों जी को हम नाटक खिलाने का प्रयास करते थे। हम्म, बाल अधिकार पे हो, अपने जीवन शैली पे हो, संस्कार पे हो। तो यहाँ हमको लगा कि जो नेपाली भाषा है, वो भी बच्चा जो इधर के बच्चा है, जो भारत से सटे हुए एरिया के बच्चा है, वो लोग नहीं उस ढंग से अभिनय नहीं कर पा रहा है। तो हमको लगा जी कि जी नहीं, जिस भाषा में यह बोलता है उसमें अगर मैं नाटक लिखूं, एकांकी लिखूं, जी तो यह बोल हाँ हाँ लेगा। और फिर जी उसी के भाषा में मैं लिखना शुरू किया, जी और वो लोग मजा से नाटक करना शुरू किया। तो उसका दूसरा हुआ क्या कि मुझे नाटक छोटा-छोटा एकांकी लिखने में भी मजा आने लगा। तो वाह वाह। उधर भी चला रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा करके। और ज़्यादातर ये जो छंदबद्ध कविता है, इसमें इस तरह से लिख जी रहा हूँ। उपनिषद के भी छोटा-छोटा उपनिषद के भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि उसका भी कुछ हो जाए, जी अनुवाद हो जाए, जी अपने ढंग से विश्लेषण हो जाए। जी 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 तो जितना समय निकाल पाता हूँ उसमें से प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से हो तो ज़्यादातर अच्छा अभी कविता के क्षेत्र में ज़्यादा जी रुझान है, निबंध जहाँ के सब क्षेत्र में। कविता में, निबंध में और नाटक के बारे में, मैं इसके बारे में, जी, नाटक और निबंध के बारे में चर्चा करूंगा। आप एक रचना और प्रस्तुत कर दें, उस रचना के पश्चात मैं चर्चा करूंगा, आपसे कुछ जानना चाहूंगा, क्योंकि जो स्वयं शुरू से नाटककार होते हैं वो व्यक्ति तो हम लेखकों से, हम कवियों से बहुत अलग होते हैं। लेकिन निबंध के बाद में जिस व्यक्ति ने नाटक में प्रवेश किया, तो मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि कैसी अनुभूति होती है, किस प्रकार से लेखन होता है। मैं क्योंकि हर क्षेत्र में कोई लेखक जा सकता है, उस क्षेत्र को टच नहीं किया तो अलग है। और मैं तो खैर नाटक लिखने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई हमारा निबंध लेखक या कहानीकार नाटक के क्षेत्र में जाना चाहे तो जा पाएगा अच्छी तरह से, जिस सफलता से आपने किया। उसी बात से मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। आपने अपनी जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं उस भाषा के अलावा दूसरी बोली में आपने लिखा, इसलिए लिखा कि वो नाटक अच्छा हो सके। तो इस चर्चा जी, करेंगे इस बारे में, हम अभी आपकी रचना के बाद चर्चा करेंगे, और हमारे मित्र भी शायद इसको सुनेंगे। तो एक रचना प्रस्तुत करें आप अपनी। जी, एक तुलसीदास की जीवनी पर मैंने तैयार किया छोटा-सा, मैं जी उसको जी, स्वागत प्रस्तुत स्वागत करता हूँ। स्वागत। मानस की तुलसी, शीर्षक मैंने उसको रखा है, शीर्षक जी जी मानस की तुलसी। जी और उ उस पर आप ही लोग थोड़ा-सा समीक्षा कीजिएगा कि जी जी मैंने रामचरितमानस जी से जो भाव मैंने अपने भीतर संग्रहित किया, उसी को इस रचना में उड़ेलने का प्रयास किया है। जी इसलिए जी जी भाषा कहाँ चला गया है, भाषा हम नहीं बता पाएँगे, आप ही लोग इसको जी जी लिखिएगा। जी 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 मानस के तुलसी जो ज्ञान के भंडार भयो, वेद पुराण के है भेद बताबतो। खोजी खोजी तत्व ज्ञान भागवत और पुराण, ब्राह्मण उपनिषदों के सार समझाबतो। तुलसी के गोद आजू धन्य राजापुर भयो, आत्मा राम आजू नाची नाची के है गावतो। रामानंद कुल भूषण नर हरि शिरोमणि, गुरु ज्ञान पाई चित्रकूट है सजावतो। संबत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी के नंद घर आनंद अंबर कुसुम बरसावतो। बत्तीसी दिखाई शिशु राम राम बोलन लाग्यो, माता हुलसी के ही ये चिंता है जगावतो। अशुभ अमंगल हेतु पुत्र मोह त्रास परी, चूनिया के गोद हुलसी प्राण है लुटावतो। बिना ही सिखाए गायत्री मंत्र जो बिना ही सिखाए गायत्री मंत्र वो जपान लागे, नर हरि देखी देखी प्रेम है लुटावतो। राम से लगन ऐसो लाग्यो राम बोला जुको, जित देखु तित प्रिय राम है दिखावतो। शून्य में भी राम नाम अलख दिखाई दियो, निराकार राम भी साकार रूप धरतो। कामनी के मोह परि काम में जो रत भय, रत्नावली रत्नावली बिना फटकार कौन लगावतो। हाड़ मास देह के ई प्रबल जे मोह पास, गुरु बिना कौन माया जाल से बचावतो। जय हो प्रिय रत्नावली धन्य हो तोहार बचन, बिना वाग देवी कौन बचन बोलावतो।
धन्य आजु राम बोला तुलसी जीवन धन्य भयो, बिनु ललकार कौन राम गुण गावतो, बिना ही सन्यास कैसे राम से लगन होई, काक भुसुंडी जी से मिलन न होई तो, हनुमान जे न सुगा बनी के चेताबी तो कौन राम लक्ष्मण को चंदन लगबी तो। ऐसा ही है, लंबा है, इतना ही रखते हैं, अच्छा लगेगा जी। साहब जहां तक कहूं मैं, आपने कहा राम चरितमानस से आपने लिया आपने इसको, तो इसमें आपने अवधि का भी उपयोग हुआ है और ब्रजभाषा के शब्दों का भी उपयोग हुआ है काफी, क्योंकि मैंने देखा इसमें, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि तुलसीदास की कथा सूरदास सुना रहे हैं, ऐसा लगा मुझे कई बार बीच में लगा। तो यदि वो भाव आ गया है तो मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूं कि अगर वो भाव कहीं आपके मन में आ गया, क्योंकि एक भक्त की अगर जीवनी लिखने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कोई दूसरा भक्त ही लिख सकता है। अगर मन में भक्ति नहीं है तो किसी भक्त की कहानी तो कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि सामान्य जन का किसी हीरो की कहानी, किसी वीर पुरुष की कहानी लिखने के लिए हो सकता है कि आपको भक्ति की आवश्यकता नहीं हो, समर्पण की आवश्यकता नहीं हो, उसको आप एक दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। उसे आप दूर बैठ के एक, जैसे संजय ने महाभारत सुनाई थी, महाभारत सुना सकते हैं आप, लेकिन जब आप कथा लिखेंगे तो किसी भक्त की तो कहीं भक्ति बहुत आवश्यक है दिल में। और आप चूंकि इस भक्त हैं, आप तो क्योंकि आप ओशो से जुड़े हुए हैं, तो ओशो तो निश्चित रूप से माध्यम कोई भी हो, ओशो तो हमारे ही परिवेश में पले बड़े थे जबलपुर में, और कहीं भले अमेरिका तक गए, लौट के अमेरिका से लौट के आए, लेकिन भारतीयता और निष्ठा, ईमानदारी उनके उपदेशों में हमेशा रही। और वो जीवन के तरीके कुछ भी बताते हो आप, तो उसमें ज्ञानी, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ओशो को बहुत पढ़ा है, ओशो के शिष्यों को, ओशो के बहुत घनिष्ठ शिष्यों से मेरा संपर्क रहा है। तो वही है कि वो मानवता बताते हैं। मानवता भी है कि अपने संस्कार को अलग परिभाषित करते हैं। वो ये है कि शरीर से अधिक आत्मा पर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा उनका वैज्ञानिक तरीके का उनका अध्यात्म था। ये हो सकता है कि समय से पहले ओशो आ गए, बहुत पहले समय से आ गए, तो हाँ, बस ये तो है, बस ये हुआ और लोग समझ नहीं पाए। दुर्भाग्य ये हुआ कि भारत की सरकार उस वक्त षड्यंत्र को नहीं समझ पाई, क्योंकि भारत की सरकार स्वयं भारतीयों का, ये मेरी अर्धांगिनी, प्रणाम जी। और सभी हमारे साथी दर्शक साहित्यकार मित्र जान लें कि आदरणीय अजय जी की यात्रा में, जीवन यात्रा के साथ साथ साहित्य यात्रा में भी पूरा योगदान आपका है, और उस योगदान के बिना मैं नहीं समझता हूँ कि अजय जी इतने बड़े कवि बन पाते, एक मीमांसाकार, एक कहानीकार, एक निबंधकार, एक नाटककार बन पाते। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा योगदान होता है। आमतौर पर हर व्यक्ति के साथ पत्नी का योगदान होता है, लेकिन जब कभी पति की रुचियों के साथ में पत्नी अगर अपने को भी आत्मसात कर ले, तो वो तो निश्चित रूप से वो जोड़ी दो लोगों की नहीं है, एक 11 जोड़ी है, तो वो निश्चित रूप से एक प्रणम्य है और आदरणीय है, अनुकरणीय है जी। बहुत बड़ा हमारे साथ अभी, अगर इसका योगदान न होता तो मेरा सैकड़ों कविता हम नहीं लिख पाते। जो इसने मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल चल रही है, उस पर बैठी हुई है और मैं बोल रहा हूँ, ये लिख रही है सैकड़ों कविता। तो कारण है उसका, नहीं कारण है उसका। देखिए कबीर जी सांसारिक थे लेकिन अर्ध सांसारिक थे, और तुलसी जी पारिवारिक दायित्वों से मुक्त थे, सूरदास जी पारिवारिक दायित्वों से मुक्त थे। तो उनका लेखन इतनी अधिक मात्रा में है, लेकिन वहां था गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनके शिष्य तुलसीदास जी अपना रचना करते थे और उनके शिष्य लिखते थे। सूरदास जी तो चूंकि वो दिव्यांग थे, विकलांग शब्द बहुत समय लिखा है, और हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधान मोदी जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा शब्द दिया है, दिव्यांग शब्द दिया है। मैं तो कहूंगा कि भाई ऐसा व्यक्ति न जाने कितनों की उम्र लग जाए, मेरे जैसे लोगों की उम्र लग जाए, मोदी जैसे व्यक्ति के लिए कितना सम्मान है लोगों के प्रति। उस व्यक्ति के मन में सम्मान कितना है, मानव मात्र के प्रति, किसी व्यक्ति एक व्यक्ति के प्रति इतना अधिक सम्मान, एक व्यक्ति के अंदर इतने व्यक्तियों के लिए सम्मान, पूरे जनमानस के लिए सम्मान, बड़ा मुश्किल चीज है। ऐसा व्यक्ति मिला है। तो दिव्यांग शब्दों में, जब दिव्यांग शब्द उपयोग किया तो मैं सोचा कि मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, कभी कोई विकलांग शब्द होता था, उपयोग होता था, विकलांग के बाद में फिर लोग चिन्हित करते थे, विकलांग से नहीं रुकते थे। विकलांग के बाद में उसका हाथ खराब है, उसका पैर खराब है, उसकी आंख खराब है, यानी कि कचोटते थे, और विकलांग शब्द पर भी नहीं रुकते थे, और उसका बिल्कुल उसका पूरा विशेषणों के साथ में उसका उपयोग करते थे। लेकिन मोदी जी ने बताया जो भाव होता है उसका नकारात्मक
उसके ढंग से प्रयोग हाँ, करते थे लोग वास्तव तो में। लेकिन दिव्यांग शब्द उपयोग करने के बाद में जो लोग हास्य भाषा अलग रूप उपयोग आ करते गया, थे उनके लिए सम्मान बढ़ गया। तो और पहली बार मैं सम्मान। जब मोदी जी ने जब दिव्यांग शब्द दिया था तो मैं कहता कि हम देखिए हम नहीं जान पाए, इतना दिन पढ़ा, सूर को पढ़ा मैंने इतने दिन, लेकिन मैं कभी नहीं सोच नहीं पाया कि सूरदास जी दिव्यांग थे। इतने वर्ष बाद में कितने लोगों ने पढ़ लिया, मोदी जी को लोग कहते हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने बड़े स्कॉलर बड़े बड़े आए, कोई उनको दिव्यांग नहीं कह पाए। दिव्यता थी उनके अंदर, लेकिन दिव्यांग नहीं कह पाया उनको। और मोदी जी ने आके, मैं तो हमारे कैसे कहते हैं कि कवियों के कुलगुरु कह सकते हैं सूरदास जी को, उनको दिव्यांग शब्द उनको ही मिल गया। और मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे साहित्य के जो इतिहास के लेखक हैं या निबंध लेखक हैं वो सूरदास जी के लिए दिव्यांग शब्द का उपयोग करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि जी। वो तो दिव्य, उनकी भावना दिव्य थी, दिव्य दृष्टि उनके पास में थी, जी। तो दिव्यांग कहा जाए तो जी, जी। अलग ही बात। दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है आदरणीय राम भद्राचार्य बाबा का, जी वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और उसी में कार्यक्रम हुआ था। जब हम जी जी गए थे, उसी में कार्यक्रम हुआ जी था। बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत विराट है। और तो वास्तव में जो शब्द पहले अपमानित था, एक आत्मा को ही कमजोर कर देता था, वह भी अब सम्मानित हो चुका है। सम्मान देखिए और अब राम भद्राचार्य जी को देखिए, वो आधुनिक सूरदास हैं। जी, वो लिखा राम पर है लेकिन आधुनिक सूरदास हैं, और देखिए कि वो सूरदास हैं और वास्तव में दिव्यांग का अर्थ वही मालूम पड़ता है कि वास्तव में वो दिव्यांग हैं। कहाँ से शब्द लिया उन्होंने मोदी जी ने, मैं समझ में नहीं पाया। और कहीं किसी देश में किसी भाषा में शब्द उपयोग नहीं होता, लिया उन्होंने और हमारी संस्कृति के कितने नजदीक था। वाह वाह, बहुत बहुत साधुवाद उनको, बहुत बहुत साधुवाद उनको। आगे बढ़ते हैं और अब हमें चर्चा जो कर रहा था, थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा में लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आपको असुविधा तो नहीं है कुछ और समय रुकने में? जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या होता कि हाँ। जब कहते हैं कि प्रभु मिले हैं, तो जब प्रभु मिले हैं तो प्रभु से सारी बात कर लेना चाहिए व्यक्ति को, फिर पता नहीं आगे क्या हो। मेरे क्योंकि लिए सौभाग्य है, मेरे लिए सौभाग्य। तो बात ये चल रही थी कि आपने कविताएं लिखी हैं आपने, और कविताओं के साथ आपने विभिन्न अन्य अपने छंद जो लिखे आपने, जो हमने सुनाए थे, ये पूरा आपने जो लिखा है ये बहुत अच्छे छंद हैं उसमें। मैं इसमें नहीं गहराई में जाऊंगा कि कौन कौन से छंद लिखे, अगर कभी वार्ता होगी तब उस बारे में कभी कोई समीक्षा लिखनी पड़ेगी आपके किसी लेख या किसी की, तब मैं उनको उपयोग करूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम भारी हो जाता है उन चीजों से। जी, जी, जी। तो आपने साधारण कविताएं लिखी, साधारण यानी साधारण भाषा में कविताएं लिखी आपने, और उसके बाद अपने छंदों में आपका प्रबंध काव्य है इसे कहूंगा, या खंड काव्य भी कह सकते हैं इसे आप, और भी आप रचनाएं लिख रहे हैं। फिर आपका मुख्य, आपने बताया कि पिछले 10-11 वर्ष से आप राजनीतिक कॉलम लिख रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ जैसे आपने 10 शब्द उपयोग किए उस कॉलम के बारे में, तो आपने किया कि भारत और नेपाल की संस्कृति के बारे में। तो जो राजनीति संस्कृति से जुड़ी हो वो वास्तव में विशुद्ध राजनीति है, अगर ऐसा लेखन करते हैं, क्योंकि संस्कृति से दूर करने वाले राजनीतिक लेख होगा तो वो तो निश्चित रूप से एक लेख हो जाएगा। ये मालूम पड़ेगा कि लेख लिखा गया है चाइना में और उसमें नाम लिखा है कि अजय कुमार झा, लेकिन अगर लेख हृदय से लिखा गया तो वो निश्चित रूप से संस्कृति के नजदीक होगा। अब बात आती है, आपने बताया कि आपने स्थानीय भाषा, जो बच्चे जो बालक पढ़ते हैं उसी भाषा में आपने, क्लिष्ट भाषा के बजाय उसी बोली में आपने नाटक लिखे, तो नाटक सफल हुए। तो मैं बस थोड़ा सा 5 मिनट नाटक पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा नाटक में ज्ञान बहुत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नाटक में जाना कहानीकार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप कहानी लिखते हैं या निबंध लिखते हैं या कविता में आपके पात्र होते हैं, तो वो पात्र स्वयं बहुत सी बातें कम कहता है। कई बार जो सूत्रधार है वो पात्र के मुख से कहलवाता है, कई बार सारांश कह देता है कविता में, जैसे कि मैं देखता हूँ। क्योंकि आप देखते हैं जब रामायण रामचरितमानस में भी जितने हैं कि सीधे सीधे संवाद कम है, लेकिन तुलसीदास जी उसको एक निष्पक्ष की भांति उनको अधिक बोल रहे हैं। पूरे मुश्किल से 10% से होंगे, 10% भी नहीं होंगे जो कि सीधे सीधे वाक्य होते हैं। क्योंकि अब जो बात जिससे देखते हैं कि जब आप सबसे बड़ा जो रामचरितमानस में सीता विवाह का एक प्रसंग अगर ले लें, तो ज्यादातर बातें सीधे मुंह से नहीं कहलवाई हैं उन्होंने, लेकिन सिर्फ परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद सीधे मुंह से कहलवाया है और राम जी से 2 शब्द कहलवाए हैं। तो ये जो चीज है, संवाद की जो प्रक्रिया है, तो जब कविता से आप निबंध से जब नाटक लिखा आपने, जी, तो जो समग्र लेखक, जो एक सूत्रधार की भूमिका होती है लेखक की,
तो नाटक आने पर क्या सूत्रधार की भूमिका कम कर देते हैं, आप पात्रों की भूमिका बढ़ाते हैं, तो किस प्रकार संयोजित करते हैं वो? इसमें सर सूत्रधार की तो भूमिका बहुत कम नाटक में हो जाती है, तो कैसे करते हैं उसको? मतलब मैं, जी क्योंकि जब मैं मीमांसा करता हूँ किसी के लेखन की या कुछ करता हूँ, तो वो किस प्रकार से कर पाते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताएं इस बारे जी, मैंने जो किया है, मैं अपना अनुभव रखता हूँ यहाँ, में। जी कि जी, हाँ जब हाँ मैं काठमांडू से यहाँ आया, तो यहाँ जी। आने के बाद पहली बार समाज, विद्यालय और समाज, बच्चे और समाज, हम्म हम्म इसको मतलब प्रत्यक्ष रूप में इसका पीड़ा, इसकी समस्या और जी जड़ता, इसको मैंने देख पाया प्रत्यक्ष रूप जी में। जी अनुभव, मतलब मैं डायरेक्ट अनुभव कर पा रहा था कि जी अरे कुछ बच्चा है, कुछ एक वर्ग ही है जो नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिसको जी जी, नैतिकता से मतलब नहीं है, जिसको धार्मिकता से मतलब नहीं है, जिसको संस्कृति से मतलब नहीं है, और ये समझना हाँ नहीं हाँ चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगर इनके जी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो वो भी सुनना नहीं चाहते हैं, और शिक्षक भी नहीं सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह जी कि शिक्षक भी जी, उतनी हाँ गहराई में नहीं जाना चाहते, ऊपर-ऊपर हो गया, बस हो गया। तब मेरे मन में आया कि इसको कैसे रखा जाए? तो विभिन्न हम्म वक्तृत्व कला प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, इसको मैंने 1-2 जगह आयोजना करके देखा, लेकिन इसका फ़ायदा हमको 0.5% भी नहीं तो फ़ील हो रहा था कि नहीं, जो हम चाहते हैं तो हो ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है समाज में। तब मन में आया कि नहीं, नाटक सबसे करवाया जाए। नाटक जब हम करवाने के लिए सोचे, तब हम नाटक लिखे, और उसको हम कि कै हमें पहले पहले था कि मैं बच्चों के माध्यम से समाज में बुद्ध को प्रवेश कराऊँ, जी, राम को प्रवेश कराऊँ, कैसे हम्म, राम और बुद्ध के चरित्र को हम अपने समाज में ले जा सकते हैं, तो इसके लिए हमने कुछ हम्म, पात्र चुना। जी सारिपुत्र चुना, मोदगल्याना चुना, इस तरह से पहले कुछ जी पात्र को हम अपने मन में सेटअप किए कि इन जी पात्रों को मुझे संवाद करवाना है नाटक के ज़रिए, एकांकी के ज़रिए। जी जी, बच्चों से संवाद करवाना है और बच्चों से ही प्रश्न करवाना है, अच्छा, ताकि जी, ताकि जो सामने में बैठे कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे जा रहे हैं गाँव में झगड़ा हो रहा हाँ है, हाँ और हाँ झगड़ा हाँ, का दृश्य हुआ, हमारे हमारे हम्म बच्चे पहुँचते हैं वहाँ, और वो हम्म प्रश्न हम्म, करना शुरू कर देते हैं कि झगड़ा क्यों हो रहा है? क्यों? क्या कारण क्या है इसका? हाँ और हाँ वह हाँ, कारण खोजता है और फिर कारण से निवारण पे चला जाता है। कारण से अच्छा, निवारण पे, जिस तरह बुद्ध कहे कि कारण होगा तो, कुछ तो कारण होगा, हाँ हाँ और निवारण पे ले हाँ जाते हाँ, हैं। फिर उससे संवाद होता है, प्रश्न उत्तर होता है, तो जितना प्रश्न एक गाँव के लोग कर सकते हैं, जिस जिस स्तर के प्रश्न, कभी जाति के प्रश्न आएँगे, कभी छुआछूत का प्रश्न आ जाएगा, मतलब घटना आ जाएगा, कभी ऊँच-नीच का जो भेदभाव है वह आएगा। तो इन एक-एक एकांकी में इस तरह से, किसी में छुआछूत को, जी, ऊँच-नीच को हम पकड़े, किसी में शिक्षा को हाँ पकड़े हाँ, कि शिक्षा को हमको आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएँगे, किसी नाटक में हम्म नैतिकता को पकड़े कि हमको नैतिकता के लिए कैसे, बाल विवाह हो रहा हम्म, है समाज में, तो उस पर केंद्रित करके कैसे तैयार किया जाए। तो इस तरह से मन में एक भाव पैदा करके, और फिर उसके अनुसार पात्र पात्र भी चुनना है, अपने ही बच्चों में से जी जी चुनना है, जी कौन जी इसको बोल पाएगा, कैसे जी, बोल पाएगा। तो हम तो देख लिए कि अ, जो उसका जो मातृभाषा नहीं है, जो नेपाली हाँ हम करवा रहे हैं, उसमें वो नहीं कर पा रहा है। 10 दिन तक ट्राई करता है और फिर फेल हो जाता है। तब हमको लगा कि नहीं, उसको हम बोले ऐसा करो, तुम अपनी भाषा में बोलो, जो तुम घर में बोलते हो, उसमें बोलो तो इसको। हाँ, और ज्यों ही हम कहे कल करके बोलना शुरू कर दिया, और नाटक 2 दिन में तैयार हो गया। 2 दिन में वो लोग कंप्लीट कर लिए, फिर स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो गए। तब हमको लगा कि नहीं, मातृभाषा जो हम घर में बोलते हैं, उसका इतना महत्व है, जो उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी जी यहाँ हमको लगा। उसके बाद हम यही बज्जिका भाषा में लिखना शुरू किए, और बच्चा जी, इतना गजब प्रस्तुत करते थे। एक नाटक तो यूनेस्को वाला यहाँ से वीडियो बना करके भी ले गया। पहले देखा था, अच्छा, और उसके बाद बोला कि सर इसको एक बार फिर करवाइए कार्यक्रम में, और इसको हम वीडियो बना करके ले जाएँगे। तो इस तरह से वो बच्चा में जो प्रभाव पड़ा, मैं आपको बड़ा हाँ, एकदम, जो बच्चा एकदम गरीब परिवार से था, बहुत गरीब परिवार से, माता-पिता नहीं थे, और उस बच्चा में उसको हम अम, उसका रोल दिए थे मैडम का। मैडम है वो, मैडम मैडम बन के जाएगी, पढ़ाएगी, लेकिन उसी के हाँ साथ हाँ समस्या आ चुका है। उसी हाँ, के जीवन में समस्या आ चुका है। अ,
उसके अपने घर के बच्चा के जीवन में समस्या, उसको बाल विवाह के लिए तैयार किया जा रहा है कि नहीं तुमको विवाह कर लेना है, अब तुम कितना पढ़ोगी। तो इस तरह से उसका जो शब्द होगा, बैठने का जगह होगा, वो जहां बैठ रही है गांव में, वहां घूम करके आए कि अरे यह वाह, कहाँ बैठती है, कैसे कैसे इसके यहाँ बातचीत लोग करते हैं। तो कुदारी उठा रहा है, किसी के सर पे बोझा है, और बैठने के लिए सर लोग पहुंच गए, लेकिन उसके पास बैठाने के लिए जगह तो नहीं है। तो हाँ एक एक किसी तरह एक कुर्सी ला करके वहां उसके गार्जियन लोग देते हैं, और बाकी लोग को खड़ा होना पड़ता है। इस तरह के दृश्य को मैंने उसमें उल्लेख किया हाँ, कि नहीं, इसको ऐसे ही जी, प्रस्तुत करना है, क्योंकि हाँ जो हाँ समाज, हाँ, हमारा जो समाज है, जिस अवस्था में हम जिसके लिए लिख रहे हैं, उसका जो स्थिति है, हम वही वर्णन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ हाँ और हाँ बच्चा अब समझाने लगा है। वहां बच्चा के घर जाती है मैडम, हाँ हाँ कि हाँ भाई हाँ, इसका पढ़ाई क्यों रोक रहे हो। और मैडम के साथ कुछ बच्चे भी जाते हैं, और फिर जी, मैडम मैडम वहां पहुंचती है, बात शुरू होता है, लेकिन जवाब बच्चा से बच्चा दे रहा है, बच्चा ही अच्छा, इसके अभिभावक को जवाब दे रहा है। और इस शैली में उसको तैयार किया गया था, जिस तरह से लोग बोलते हैं घर में, ठीक जी, इसी जी, तरह से। और इतना प्रभाव पड़ता है कि बच्चा ही उस अभिभावक को समझा देते हैं कि हमें आपको रुकना चाहिए, इसकी पढ़ाई को देखना चाहिए, इसका इसका जो साथी सब है, विदेश से इसके साथी सब के यहाँ हमारे स्कूल में जोड़ा गया है, विदेश से इसके लिए हुँ, चिट्ठी आया है, देखिए। और ये सब है, यथार्थ में भी था वो, यथार्थ में भी यथार्थ था में, हाँ, कि विभिन्न देशों के लोग गोद लिए हुए हैं बच्चों को, तो उसके लिए वो लोग हेल्प भी अच्छा, करते हैं हमारे यहाँ के स्कूल में। जी, तो इस तरह से जी, जी, अच्छा, कि हाँ, बच्चा बता रहा है कि देखिए, आपकी आपकी जो लड़की है उसका साथी अमेरिका का है, एक साथी उसका कनाडा का है, वो उसको याद करता रहता है, आप उसको धकेल रहे हैं, अभी पढ़ने नहीं दे रहे हैं, समझिए उसका जीवन जी, कहाँ जी, जाएगा। तो इस तरह से जो व्यवहारिक पक्ष हम देख पाए जितना, उसको जी, वैसे ही उतार दिए, वैसे ही रख दिए। जी, जी, जिसका हाँ, परिणाम हुआ कि बच्चों को याद नहीं करना पड़ा। भाषा चेंज करते ही उसको याद नहीं कराना पड़ा, हाँ, पकड़ लिया हाँ, अपने हाँ, से, जी, जी, अपने से जी, पकड़ लिया। उसमें जी, जी, झगड़ा करना है, झगड़ा हो रहा है, तो हाँ, जिस हाँ, शैली में गाँव में झगड़ा होता है, जिस हाँ, शैली में हम बोले कि बस तुम जो देखते हो, तुमको वही उतार देना है और कुछ नहीं करना है। कोई एक्टिंग उसी हमको तरह से दिखाएँगे करना है, नहीं। हाँ, जो हाँ, तुम्हारे टोल में झगड़ा होता है तो कैसे होता है? लोग कैसे बोलते हैं? तुम उसको हाँ, नकल हाँ, करो, और खेल हाँ, लेते थे मज़ाक से। तो इस तरह हाँ, से नाटक जो हम एकांकी लिखे जितना, वो सब बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा भी, और बच्चा जी, अब तक याद कर रहा है उसको। जी, जी, कुछ हाँ, एकांकी हाँ, को तो हो गया है लगभग 17-18 बरस लिखा हुआ, उसको भी लोग याद कर रहे हैं। बच्चा कभी-कभी फेसबुक जी, से जी, जुड़ते हैं, कहीं बात होता है, तो याद करते जी, रहते जी, हैं बच्चा सब। जी, जी, प्रभाव पड़ा है जीवन पर, जो उसमें जी, जी, हाँ, समझदार बच्चा, जो नाटक में समझदार बच्चा के रूप में भाग लिया था, कोई बुद्ध के रूप में भाग लिया था, कोई सारिपुत्र के रूप में भाग लिया था, कोई शिक्षक के रूप में भाग लिया था, उसमें मैं वह चीज़ पनपते हुए देख रहा हूँ, उसके भीतर। जी, आज भी अरुण गोविल जब राम बने तो राम बन ही गए, जिस तरह से बिल्कुल, बिल्कुल, प्रभाव पड़ा, तो हाँ, एकांकी का भी प्रभाव पड़ा है बच्चों पर, ये मैं देख रहा हूँ। और इसका मूल कारण कि मैंने उसके जीवन के प्रत्यक्ष समस्या को ही नाटक का रूप दे दिया, एकांकी का रूप दे दिया। हाँ, जी, जो जी, दिन-रात देख रहा है, भोग रहा है, समझ रहा है, चिंतन-मनन कर रहा है, और वही उस प्रस्तुत कर रहा है अपने जीवन में, तो जी, उसका जी, असर मैंने देखा। इस तरह से जी, जी। एकांकी की नहीं, हाँ, तरफ बिल्कुल, रुझान ही बिल्कुल नहीं, बड़ा अंतर अच्छा भी लगा, बिल्कुल, अच्छा भी लगा। बिल्कुल अच्छा है, समझ में आया, मेरे भी समझ में आया और बाकी साथियों के समझ में भी आया होगा कि जब कहानी लिखी जाती है तो कहानी का चित्रण कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जब जो रचनाकार है वही नाटक लिख रहा है, वही मंचन करा रहा है, तो जैसा उसका कंसेप्ट था, यानी जैसा विचार था, जो उसकी भूमिका सोच रहा था, उन्हीं भूमिकाओं को उसी रूप में से प्रकट करेगा, तो एक मूल रूप से वो कहानी का मूल रूप हो जाएगा वो नाटक। जी, हो सकता है कि बाद में उस नाटक को अलग लोग लिखें, उसको अलग डायलॉग अलग लिखें, उसके अलग तरह कर सकते हैं उसी विषय पर, लेकिन वो जी, जी। कहानी की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जैसे आमतौर पे कोई फिल्म बनती है, कोई नाटक बनता है, बाद में नाटक नहीं बनते, फिल्में बनती हैं, तो बाद में कहते हैं, लेखक कहता है हमारी कहानी के साथ में छेड़छाड़ हो गई, तो वो छेड़छाड़ जी, नहीं जी। होगी, वो निश्चित रूप से वो एक उसकी मूल भावना ही होगी। हाँ, हमने अच्छा, देखा आगे जो बढ़ते हैं।
साहित्य को समाज का दर्पण बोलते हैं, हमको लगा कि ये एकांकी दर्पण है पूरा का पूरा। पूरा दर्पण है ये एकांकी, उसको दर्पण की तरह ही दिखा दिया जाए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एकांकी तो बहुत प्रभावशाली माध्यम है। एकांकी में क्या होता है, बहुत लंबे दृश्य नहीं होते हैं। एक ही सेट पर सारे दृश्य होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप समस्या को एक एकांकी में एक समस्या को उठाएंगे और उस समस्या को जी। उठा के उसका समाधान देंगे उसमें। समाधान और करेंगे। जब आप जी। जब बड़ा नाटक होता है, उसमें आपको सेट अलग-अलग सेट होते हैं, अलग-अलग उसमें तो दृश्य बहुत होते हो हैं। जाएगा। अलग-अलग दृश्यों में फिर वो कहानी का ही प्रदर्शन हो जाता है, और एक समस्या के लिए नहीं होता है। वो जी। कहानी का उपसंहार ही होता है, उसमें क्लाइमैक्स भी आता है, उतार-चढ़ाव भी आते जी, हैं। जी। और एकांकी में तो आप समस्या दी, समस्या का समाधान दिया। समाधान नहीं दे पाए तो दर्शकों से प्रश्न किया जाता है कि समाधान आप क्या दे सकते हैं? हम भी आप प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें, समाधान इसका मिलेगा कहीं न कहीं। जी, जी। बहुत अच्छा आपकी इस विधा के बारे में पता चला। और अब हम क्योंकि हमारे पास समय बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि 10-23 हो गए हैं, हम समय कुछ लेंगे, थोड़ा जी। समय लेंगे। पहले तो ये है कि एक संक्षेप में उत्तर दें जरा कि आपके जो लेखन में पढ़ने का क्या महत्व रहा है? दूसरों को पढ़ने का और पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का, फिर बाद में दूसरा साहित्य पढ़ने का, उसका क्या नहीं, प्रभाव पड़ा है और क्या रहा है, थोड़ा बताएँ ज़रा? दरअसल साहित्यिक जो कोर्स का किताब है, कोर्स का जो हाँ। किताब जितना था, हुँ। उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा हमको आता नहीं था। जी। उसके लिए भी हम कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो हम सर हमको बोलते भी थे, गोविंद सर थे, नवीन मिश्रा जी थे, डॉक्टर नवीन मिश्रा। तो लोग बोलते हैं कि झा जी, ये डेफिनिशन आप लाते कहाँ से हैं? तो हुँ। वैसे मेरा रिज़ल्ट अच्छा कभी आया नहीं, लेकिन अ, जब हम क्लास में जाते थे, बैचलर में पढ़ते थे उस समय, तो जो किताब का जो सामान्य परिभाषा है, उस पर अम, उसी पर मैं सीमित नहीं हो पाता था। मुझे लगता था कि नहीं, जी। इतना पर तो सब पढ़ लेगा, कोई पढ़ ले, हुँ, जिस सबके हुँ। पास किताब है सब पढ़ के आ जाएगा। इससे हाँ, अलग हाँ। कुछ हम सोच सकते हैं कि नहीं? हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरह से हम उसको रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़ते थे, खोज-खोज करके। और पढ़ने में तो हमको इतना मज़ा, अब भी इतना मज़ा आता है कि हमको अगर कोई काम करना ना पड़े, बिल्कुल ना कुछ करना पड़े, और दिन-रात पढ़ना पड़े, और हमको कहे कि पढ़ो और लिखो, बाकी व्यवस्था हम देखते हैं, तो हम छोड़ देंगे सब काम छोड़ देंगे। और तो इस तरह जी। से हम तो जाते थे, कभी जैसे आँख चेक करवाने हम जाते थे मुज़फ्फरपुर, अरुण कुमार सिंह के यहाँ। तो उस समय मैं अंडर मैट्रिक में था, तो भिट्ठा मोड़ हमारे यहाँ एक इंडिया का बॉर्डर है, तो वहाँ एक हम हुँ। किताब खरीदते थे, पॉकेट बुक्स खरीदते थे, और उसको हम पढ़ते जाते थे वहाँ तक, डॉक्टर साहब के घर तक, गाड़ी में बैठे हाँ। पढ़ते जाते थे। तो इस तरह से कहीं भी यात्रा पर हम निकलते थे, तो एक किताब हम खरीद लेते थे। तो हाँ। पढ़ने में और रेफरेंस बुक खास करके, और जैसे हमारा उपनिषद है, गीता है, भागवत है, उसके बाद जो अन्य साहित्यिक जो संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र सब है, अब भी इच्छा रहता है कि जो रिसर्चर लोग हैं, लेखक लोग हैं, उनका कुछ किताब उपलब्ध होता रहे, पढ़ता रहूँ। हाँ। जी, जी, हाँ। जी, तो इस तरह से है भाव, और इस तरह से ही मेरा जीवन बढ़ा है। इस तरह से ही, जैसे हम ये मास्टर्स में पढ़ने थे। का बहुत महत्व है, जी। पढ़ने का महत्व वास्तव में बहुत अधिक है। हाँ, यदि पढ़ेंगे नहीं तो और क्या पढ़ा पाएँगे किसी को और क्या लिख पाएँगे? पढ़ने में जो मैंने अपने जीवन में पाया है, पढ़ने और लिखने के क्रम में, मेरी पत्नी प्रोफेसर रही है, जी। तो उन्होंने देखा है हमको कि जब हम पढ़ रहे होते थे, तो अगर कोई एक बॉल पेन भी गिर जाए, तो मैं कूद जाता था बैठे-बैठे। हमको लगता था कि बम विस्फोट हो पिन गया ड्रॉप कहीं। साइलेंस चाहिए। अगर कोई, हाँ, पेन भी अगर गिर जाए तो इतना हम साइलेंस में चले जाते थे। और मेरा सारा ध्यान जो मैंने ओशो से सीखा, ध्यान का जो सूत्र सब मैंने सीखा, वह सारा ध्यान को मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में ही प्रयोग कर दिया। पूरे पढ़ाई में डूब जाते थे, और फिर रचना, फिर लिखना, फिर कविता का रचना। जब भाव करते थे, तो फिर बना बनाया श्लोक बना बनाया आता था एकदम। नहीं तो हम तो हिंदी पढ़े बिल्कुल, ही बिल्कुल। नहीं। और इस तरह से तो हमने देखा कि ध्यान के जरिए पढ़ाई को हमने ध्यान में जोड़ दिया, और उसके जरिए जो रचना का क्षेत्र है मेरा, वो मजबूत अच्छा हो गया अपने आप। अपने आप हुँ। अभिप्रेरित हम होने लगे।
लिखने लगे। जी और हम बोले हैं ना कि गीता पर मैं लिख रहा हूँ, अभी 10वां अध्याय में हूँ और 32 श्लोक है, जबकि 18 अध्याय गीता में 7 श्लोक है। तो जी उस जी, महाकाव्य की यात्रा की ओर है। तो बहुत इस तरह बढ़िया से है। है। हमारे साथी जो छोटू सिंह प्रजापति जी हैं, ये एक गीता परिवार करके यहाँ पर है, जो कि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो गिरी जी महाराज हैं। वो उस संस्था को ये चलाते हैं। उस संस्था में ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, गीता पाठ, गीता स्मरण उसमें। तो मैं भी उसमें ज्वाइन किया है 3 महीने पहले। उसमें गीता को उसका पाठ कराते हैं गीता का, और एक 24 घंटे होते हैं, तो 23 बैच चलाते हैं पूरे डेली। हफ्ते में 5 दिन वो गीता का पाठ कराते हैं। पाठ करा उसमें फिर कुछ लोग वॉलंटरी, मतलब कुछ लोग उसमें टैक्स सर्विस देते हैं, यानी कि जूम में मीटिंग कराते हैं। काव्य पाठ का रोज 3 या 4 लोग रोजाना पढ़ाते हैं। एक एक बैच में 20 से लेकर 30 लोग होते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मैं उसको ज्वाइन किया, मैं भी उसमें अध्याय, अब इसमें मेरे अध्याय कुछ अध्याय हो गए, मेरे 5 अध्याय हो गए हैं उसमें। तो मैं देख रहा हूँ संस्कृत जिस तरह पहले पढ़ी थी मैंने, तो वो चेंज हो रहा है। उच्चारण मेरा बहुत बदल रहा है, उच्चारण प्रयास कर रहा हूँ। और संस्कृत के जी, उच्चारण बदलने से मेरे हिंदी उच्चारण पे भी फर्क पड़ा है। यद्यपि मेरे साथ में ये था कि मैं कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक मुझे जो शिक्षक मेरे होते थे, क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर भी था, तो वो अच्छा, अच्छा। क्योंकि भारत में यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, हाई स्कूल में जो पढ़ाई होती है, उसमें बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पहले पाठ पढ़वाते हैं बच्चे से, फिर उसका अर्थ टीचर बताते हैं। जी, जी, जी। तो हाँ, मैं यहाँ करीब 90, जी हाँ, 90-95% जो पाठन होता था, जो वाचन होता था, मुझे करने का मौका मिलता था हिंदी और अंग्रेजी में भी। संस्कृत में अटकता था मैं, संस्कृत में खुद अभी ध्यान है मेरे, संस्कृत वाले में कुछ और हमारे साथी होते तो अच्छा पढ़ते थे, तो संस्कृत का वाचन मुझे नहीं मिलता था। तो अभी मैं जो उसमें गीता में जा रहा हूँ, गीता परिवार ज्वाइन किया मैंने, उसमें मेरे संस्कृत का वाचन में फर्क पड़ रहा है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपना जो संचालन का कार्य है या अपना काव्य पाठ है, उसमें भी कुछ प्रभाव आया पिछले 3 महीने में। वो जी, संस्कृत का सीखने से बहुत प्रभाव आया है। जी, वो तो तो आपने पड़ेगा तो ही। चूंकि जब गीता लिख रहे हैं, तो आपके शब्द संयोजन में और आपके संभाषण जो आपका है, संभाषण निश्चित रूप से कहीं परिष्कृत हो जाएगा जब संस्कृत के शब्दों का उपयोग करेंगे। और छोटू सिंह ज्यादा अस्थाना सर भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे, अष्टाना महेश प्रकाश जी हैं, वो भी अच्छे कवि हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं जी, छोटू जी। सिंह जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और हम दो प्रश्न पूछेंगे आपसे। एक प्रश्न ये कि कोई विशेष संस्मरण साहित्यिक जीवन का, और उसके पश्चात आपके परिवार के बारे में, माताजी पिताजी के परिवार, आपका जो परिवार है, आपकी अर्धांगिनी, आपके बच्चे, उसके बारे में। तो 2 प्रश्न हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं। तो एक रचना आपकी सुन लें, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों का आपसे उत्तर चाहेंगे। ये एक अष्टाना जी आ चुके हैं। अष्टाना जी सब सुन रहे हैं। जी, महेश अष्टाना जी, एक आपका नवोदय नाम से आपका पटल है, और हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और एक सीनियर रचनाकार हैं, हमारे पटल पर भी आ चुके हैं। आप बहुत अच्छे लेखक हैं, और व्यंग बहुत अच्छा व्यंग, बाकी हर एक विधा में लिखते हैं। अष्टाना जी व्यंग बहुत अच्छा लिखते हैं। आगे बढ़ें सर, सुनाएं। जी। एक थोड़ा अध्यात्म से हट के एक जी, प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत है। सबके दिल में खुदी को समा न सका, ऐसा मैंने माना जी कि जग को सजा न सका, दिल से अपने सभी को लगा न सका, कुछ हुआ खार कम गुजरे जिस पथ से हम, सबके दिल हम्म, में खुदी को सजा न सका। वाह, मैंने माना जहां में है ईर्ष्या बहुत, प्रेम के बदले मिलते हैं घृणा बहुत, खुद को अपनों से मिलकर हंसा न सका, सबके दिल में खुदी को सजा न सका। वाह मैंने वाह। चाहा था गम सबके ले लूं मगर, हम्म, छोर कुसुमा कर रोजू कटीले डगर, फिर भी तुझको मैं अपना बना न सका, सबके दिल में खुशी को सजा न सका। जी, जी। बहुत अच्छी आगे बात है बढ़ाते ये। हैं। एक बात और मैं कहता हूँ अपने साहित्यिक मित्रों से, जो वेदनाएं जीवन में होती हैं, भावनाएं सभी तरह की होती हैं, और कोई भी कवि, लेखक, कोई भी रचनाकार, जब भी वो कोई रचना श्रृंगार की करता है, संयोग की करता है, वियोग की करता है, या कोई रचना व्यंग्य की करता है, तो उसमें कभी भी वो निश्चित नहीं है कि वो उसका एक पात्र हो, उस कहानी का एक हिस्सा हो।
वो हो सकता है वो कहानी को बहुत दूर से देख रहा हो या बहुत पास से देख रहा हो। अनुभव तो उस व्यक्ति का होता है, लेकिन वो उसका उस रचना का हीरो या विलेन वो हो स्वयं, ये कभी हम जानने की और मानने की गलती न करें। मैं हमेशा कभी किसी रचनाकार का मूल्यांकन करा किसी रचना में हमेशा ये याद दिलाना चाहता हूँ, कभी मेरे साथ में जितने कवि आते हैं उनकी रचना पर कोई टिप्पणी, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करता है तो उसे मैं क्षमा मांगता हूँ उस व्यक्ति की तरफ से, उस रचनाकार को, कि कोई भी वेदनाएं और अपनी नहीं होती, क्योंकि वेदनाओं के बारे में सिर्फ एक कवि ऐसे रहे हैं जो कि उन्होंने कहा कि मेरी वेदना है, उसके बाद में बहुत कुछ लिखा लेकिन वास्तव में वेदनाएं नहीं थी, जैसे कि हमारे हरवंश राय बच्चन जी, उन्होंने मधुशाला लिखी और कहा यह गया कि वो बाकी जितनी सारी रचना है वो मधुशाला वेदना में नहीं थी। जहां तक प्रश्न यह है कि जब मैंने उनकी निशा निमंत्रण पढ़ी, जब उनके विवेचक होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, मैं भी एक उनसे अगली पीढ़ी का कवि हूं तो शिष्य हूं, मैं भी उनका शिष्य हूं मान जाए। जब एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य हो सकता तो मैं उनका शिष्य क्यों नहीं हो सकता हूँ, लेकिन झूठ ना परोसा जाए। और क्योंकि जब निशा निमंत्रण लिखते हैं तो निशा निमंत्रण की 100वीं जो कविता है उसमें लिखते हैं कि मेरे कल्पित साथी मन के, जो प्रचार तंत्र में ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने ये रचना शराब में डूब के लिखी है या उस वियोग में लिखी है, वो स्वयं बाद में कहता है कि मेरे साथी कल्पित मन के, अब तुम चले जाओ, सारी रचना जो मेरी कल्पित है यानी कल्पना थी, मेरा प्रयास था, मैंने एक संसार रचा था, उस संसार में पूरी पुस्तक रची थी मैंने। तो ये कई बार मैं कहता हूँ जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो कभी संकोच न करें, कभी आप आध्यात्मिक लिखें, आप श्रृंगार लिखें, वियोग लें, संयोग लिखें, लोगों को सोचने का अपना तरीका है कि आप संयोग भी लिखेंगे तो अपने मन से लिखेंगे, अपना साहित्य लिखेंगे तो आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि आपने संकोच बस कहा कि मैं आध्यात्म में हटकर एक रचना सुनाता हूँ तो वो विचार हो सकते हैं, कभी भी उनको व्यक्तिगत विचार के रूप में नहीं लेना चाहिए, संकोच भी नहीं करना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, उनके गीत हैं तो मैं कभी सुनता हूँ उनसे, तो एक संयोग और वियोग के गीत सुनाते हैं तो 2 एपिसोड में सुनता हूँ उनसे, मैं कभी एक एपिसोड में दोनों गीत नहीं सुनता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं आप तो मानते हो कि रचना, मैं नहीं मानता हूँ रचना दूसरा, लेकिन होता क्या है कि आपकी अपनी भावनाएं नहीं है, ये आपने कहीं पर भावनाओं को उड़ेला है, कहानियों को लिखा है और आप आगे बढ़े हैं, आप अच्छी तरह लिख पाए हैं, तो संकोच न करें। वो 75 वर्ष के हैं और बड़े सक्षम हैं, तो लोग कोई टिप्पणी करेंगे 75 वर्ष के आप ऐसी रचना क्यों लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो समाज में जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। देखते आदरणीय परिवार के बारे में बताएं हमें, जिससे कि हम हमारे साथी जान पाए आपके परिवार के बारे में, परिवार का क्या विस्तार है। जी आपने संस्मरण की संस्मरण की संस्मरण मांगा था। मैं मेरे परदादा साहब थे और मैं उस समय बच्चा था, वही 4-5 वर्ष का था, तो एक गीत सुनाया करते थे, 1-2 मतलब 3-4 बार सुनाए और फिर मैं उसको खोजता रहा। वो तो स्वर्गीय हो गए लेकिन अब तक मैं खोज रहा हूँ उसको। उसका कुछ 1-2 वाक्य उसमें से याद हमको है, जैसे उसका एक उनका जो धार था कि क से लेकर के ज्ञ तक यह गीत बना हुआ है, उस समय बोलते थे। उसमें से और हम बहुत खोजे हैं इसको, इससे खल उठे खिसियाए, खल उठे खिसियाए, ये वृत्यानुप्रास में चल रहा है पूरा। खबई का खेलत नाही घनानंद सन पुत्र घनक घन, कैसे कैसे करके बोलते थे, लेकिन हमको ही मिला नहीं। हम बहुत खोज रहे हैं यह रचना कहीं मिल जाए। नहीं कैसे मिलेगा, रचना उनकी स्वयं की रचना हो सकती है ना, वो नहीं उनकी नहीं थी। अच्छा, उन्होंने कहीं सुना था, पढ़े थे उस समय। उन्होंने घनानंद शब्द जो उपयोग किया, घनानंद तो घनानंद रचना तो नहीं कहीं है, हो सकता है हम, लेकिन हमने घनानंद कवि के उनका बहुत कुछ खोजा, उसमें मिला नहीं। अच्छा, लेकिन घनानंद पुत्र हमको भी कुछ लाइन उसकी भेजेंगे तो हम भी खोजने का प्रयास करेंगे अगर मिल पाएंगे तो। वही हमको उतना ही याद ही रह गया है, उतना एक खल उठे खिसिया एक घनानंद सन पुत्र घनक घन कैसे करके बोलते थे, तो हमको लगा जो धनानंद था उसको घनानंद बोलते थे जो चाणक्य के समय में, तो उस पर लिखा होगा कुछ, और खल उठे खिसिया इस तरह से था। अब रचना हम खोजे भी तो एक संस्मरण में क्या कहूँ, एक मेरे भीतर में रह ही गया है ये, और इसको खोजते खोजते मैं और बहुत सारे किताब पढ़ने का मौका मिल गया, तो मैं इसको एक अपने जीवन के लिए अविस्मरणीय
सूत्र मान रहा हूँ इसको। जी, जी, हाँ, हाँ। तो ये ऐसा रहा। तो होता है, कई और बार ऐसा होता है। जी, और पारिवारिक रूप से हम पहले जी, बोले हैं कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है 1.5 बरस पहले। पिताजी रिटायर हैं साइंस टीचर से, और मेरी पत्नी मैथमेटिक्स से मास्टर्स की हुई, और यहाँ पर अपने बगल में ही है मड़ई, मेरा गाँव ही, वहीं पर जी, जी। डिप्लोमा इन कंप्यूटर और आईएससी सबको पढ़ाती हैं। अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैथमेटिक्स से पढ़ाती, और एक बेटी है, लड़की है हाँ, बड़ी, जिसको हम हाँ, लोग हाँ। प्यार से झूमा बोलते हैं, और उसका नाम है क्रिस्टी शुभांगी, और डॉक्टर अच्छा, क्रिस्टी शुभांगी एमबीबीएस की जी। हुई है, और एमडी में वाह! एडमिट हो रही है इस बार। वाह! और बहुत बढ़िया। पुणे में है। अच्छा, पुणे में है जी, वो, उसकी अच्छा। शादी, वाह! जी पुणे में है, वो शादी हो चुकी है, और वाह! लड़का है, एक लड़का है, तो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो भी पुणे में ही है, कॉलेज अरे वाह! इंजीनियरिंग, पिंपरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसमें है। जी, जी, हाँ, जी। उसका जी, जी, नाम, बहुत अच्छा। जी, उसका नाम अभिभू आनंद है। इस तरह अरे से। वाह! वो तो आपने, वो और तो वो नाम तो ओशो 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 प्रणाली से आपने लिखा है, नाम तो उनका जी, रखा है, मैं समझता हूँ। जी, जी, लगभग, और सबको, बेटी को भी अनहद नाद का बोध है, बेटा को भी अरे अनहद वाह! नाद का बोध है, समाधि का अनुभव है, ईश्वर को सब करीब से समझ रहे हैं बच्चे लोग भी। बहुत मेरी अच्छा। पत्नी भी आचार्य के रूप में कार्यक्रम जाती रहती है, जी, और इस जी, तरह से। जी। मैं लेकिन आचार्य नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, जी, जी। लेकिन ये लोग जी, जी। हाँ, हैं। हाँ। इस तरह से ईश्वर का आशीर्वाद मैं मान रहा हूँ, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, अच्छा है, और बिल्कुल। चल रहे हैं। संस्कारी परिवार, बिल्कुल परिवार मतलब अपने शैक्षणिक योग्यता बढ़ाते हुए और साथ-साथ सभी शैक्षिक रूप से निपुण होने के बाद में धार्मिक और संस्कृति से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को संस्कार दे पाएँ, क्योंकि आधुनिकता में बहुत कुछ है, बहुत मिलता है, लेकिन संस्कृति को जोड़ने से आधुनिकता में से कुछ खाया नहीं जाता, निकलता कुछ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर जी, है, अगर वो हमारी संस्कृति को मान लेगा, तो उसकी डॉक्टरी में तो कुछ कमी नहीं आएगी, कुछ कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो जी, हर वक़्त तो डॉक्टर नहीं है। मरीज तो जितने भी घंटे देखेगा, तो वो 4, 6, 8, 10, 12 घंटे देखेगा, बाकी 12 घंटे तो उसका अपना समय है। तो ये संस्कृति जी, जी, अपने के हिसाब से अगर बाकी समय जी लेगा, तब भी शायद बहुत अच्छी बात है, और जी। बहुत अच्छी ये बात है, सब संस्कार बच्चों ये को सब अपने दें। शाकाहारी भी हैं, सारे बच्चे, दोनों बहुत बच्चे बढ़िया भी बात, शाकाहारी हैं। और अच्छी बात है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है, अभी क्या बहुत होता है, मुश्किल। बहुत मुश्किल बात होता है कि बिहार में, नेपाल में भी शाकाहारी लोग बहुत कम हैं, जी, क्योंकि जी, मांसाहार मौसम के बहुत कारण या ज़्यादा किसी भी है। कारणवश मांसाहार। हाँ। ये जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश मूल रूप से, तो वहाँ पर ब्राह्मण कोई भी सामिस भोजन नहीं करते हैं। लेकिन तो यहाँ तो खाते हैं, लेकिन यहाँ सभी यहाँ लोग तो सामिस खूब भोजन खाते हैं करते हैं। हमारे हाँ, यहाँ। उसमें कोई किसी का, कोई किसी वर्ग से हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सभी सामिस भोजन करते हैं। लेकिन वहां पर वो शाकाहारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक संदेश है कि मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति ने, जो कि शाकाहारी रहा है, आजकल के युग में, पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ जीवों का तो जीवन का जी, बचाव किया है, इस रूप में जीवन मैं से देखता हूँ बचाव केवल। किया। क्योंकि हम ये नहीं कह पा रहे आज के ऐसे बदलाव के युग में कि जो मांसाहारी हैं वो हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने नहीं किया, और बहुत से तर्क हैं। लेकिन इतना निश्चित है, शाकाहारी है, उसने बहुत से जीवों का जीवन बचाया है, ये जी, निश्चित है। तो ये ये तो है। श्रेय लेना भी चाहिए, और उसका ये प्रचार इस रूप में भी करना चाहिए कि हम कम से कम जीवन बचा पाए। तो मैं समझता हूँ समापन से पहले आप एक रचना प्रस्तुत कर दें अगर, फिर हम समापन करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। समय काफी जी, हो गया, फिर भी करीब जी, 1.5 घंटे का। जी, एक छोटा-सा एक, गार्गी याज्ञवल्क्य एक, संवाद को, अरे वाह, क्या गार्गी और बात है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और को। गार्गी। बहुत बड़ा जी, एक ऐतिहासिक, लोग तो जिसे कहते हैं, कि आप कहते हैं बौनाडे कहते हैं, मैं से ऐतिहासिक कहता हूँ। ये सब हमारे इतिहास की बातें हैं, और तो बहुत अच्छा संवाद है। जी। तो उसको हम किस तरह से संवाद में कैसे हुआ था, उसको थोड़ा-सा हम जी, यहाँ स्वागत। रखना चाहते हैं। जी, स्वागत, स्वागत। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच बढ़ा संवाद, याज्ञवल्क्य को गार्गी के प्रश्न से बढ़ा संताप, प्रश्न से बढ़ा संताप कि मुनिवर उत्तर दे दो, करते क्यों अहंकार, प्यार से हमें समझा दो। देख जगत मुस्काए, मुनिवर कापन लागे, लाल बबूला आंख गार्गी को सापन लागे। 7 खंड इस धरती का क्या है यहाँ आधार, शेषनाग और सूर्य का
ब्रह्म का कहो आधार, ब्रह्म का कहो आधार, मुनि ब्रह्म ज्ञानी प्यारे, अथवा करो स्वीकार आज गार्गी से हारे। भरी सभा के बीच याज्ञवल्क्य क्रोधित हो गए, गार्गी को कह नीच अहम से मोहित हो गए। गार्गी यह अति प्रश्न है, सुन लो ध्यान लगाए, सर से धर से सर कर दूं अलग, मुनि रहे आंख दिखाए, मुनि रहे आंख दिखाए कि ऋषिगण का पन लागे। महिला महिला पढ़ने न पाए, भाग्य इनके अब लद गए। फैल गए संदेश दसों दिस इस भुवन में, नारी हुई निस्तेज सनातन के उपवन में। नारी शिक्षा बंद करो, सुनो आचार्यगण आज, वरना उस गुरु आश्रम में लगवा दूंगा आग, लगवा दूंगा आग कि गुरुकुल रहने न दूंगा, गुरुकुल से कर दूर नारी को पढ़ने न दूंगा। हिंदू हुआ हिंदू का नाश, नारी हुई दलित बेचारी, आधी आबादी ह्रास, नारी पर पलित लाचारी। नारी के सौंदर्य का यही हुआ मटिया मेट, शिक्षा सीप से वंचित कर दिया इन्हें अचेत, कर दिया इन्हें अचेत कि घर घर रोती नारी। पुरुष के हाथ का खेल बन गई आज बेचारी। कहे अजय कबीराय देख ममता की मूरत, सह दुख कष्ट हजार पुत्र की प्यारी सूरत। उपनिषद के कालखंड रहा ज्ञान का स्रोत, नारी को अंधा किया याज्ञवल्क का क्रोध, याज्ञवल्क का क्रोध कि नारी ज्ञान से वंचित। राजन को हुआ क्षोभ, कार्य यह लगता अनुचित। कहे अजय कबीराय नारी अब वस्तु बन गई, घर में शोभा पाए पुरुष के अनुचर रह गए। इतना ही कमाल कमाल कमाल, आपने बहुत अच्छी मीमांसा की। और ये मतलब ये जो गे जो विधा है, कौन सी विधा है गे में, कौन सा विधा कहेंगे इसको? ये बहुत ये पूर्वांचल में इस विधा में काफी गीत गाए जाते हैं। कुंडलिया छंद टाइप का होता है ना। हाँ, कुंडली है, लेकिन आपने खड़ी बोली में कुंडली बहुत कम लिखी जाती है, इसलिए क्योंकि आमतौर पे ये ब्रज भाषा में अवधि में कुंडलियां बहुत लिखी गई हैं। तो लेकिन आपने इसको गेयता प्रदान की, आपने खड़ी बोली को बहुत अच्छी प्रदान की है। खड़ी बोली में जब लिखते हैं कोई तो उतना अच्छा गेयता नहीं आती, लेकिन आपने खड़ी बोली के शब्द लिख के भी आपने बहुत अच्छी गेयता है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी। कुंडलियां हैं छंद, बिल्कुल सही बात है, कुंडलियां छंद है, लेकिन चूंकि आपने खड़ी बोली में गाया था तो मुझे भ्रम कुछ हो गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो बहुत बहुत आभार अजय जी, बहुत आभार। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप नाटक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और आप तो भारतवर्ष आना जाना आपका रहता होगा फिर तो, बच्चे पुणे में हैं तो कार्यक्रमों के सिलसिले में, और उसके अलावा क्योंकि बच्चों से कहीं मिलने के सिलसिले में, तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक दूत हैं एक तरह से, और एक सेतु हैं, तो वो तो निश्चित रूप से, क्यों जैसे होता है कि जैसे मैं अभी बेंगलुरु में रह रहा हूँ, बजाय दिल्ली के, नोएडा के, क्यों बेटे की पोस्टिंग यहाँ पर, मेरे बेटे यहाँ पर इसमें डॉक्टर हैं, एयरफोर्स में डॉक्टर हैं मेरे बेटे, तो मैं आजकल यहाँ बेंगलुरु में रह रहा हूँ। हाँ, तो मेरे एक ही पुत्र है और यहाँ पे एयरफोर्स में डॉक्टर हैं वो। तो क्योंकि एक अवस्था में रिटायरमेंट के बाद में व्यक्ति को चाहिए कि प्रसन्न रहने के लिए परिवार के साथ रहे, तो यद्यपि मेरे साहित्यिक कार्य तो दिल्ली और नोएडा में ज्यादा हो पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे के साथ रहना ज्यादा श्रेयस्कर लगा, तो फिर यहाँ ऑनलाइन ज्यादा एक्टिविटी रहती है, और आप लोगों से मिलना भी सब ऑनलाइन भी हो जाता है, तो ठीक है। मैं एक बार आभार प्रदर्शन कर दूं। अब जनकपुर आया जाए, जनकपुर नहीं घूमे होंगे आप? जी, जनकपुर नहीं, हम केवल महेंद्र नगर तक गए हैं नेपाल में केवल, क्योंकि तो महेंद्र नगर उधर हो गया, पश्चिम हो गया, बहुत पश्चिम हो गया। पश्चिम में महेंद्र नगर जो आपका इससे ये हमारी लखीमपुर खीरी और उससे मिलता है, वहाँ पे टनकपुर से मिलता है, मैं समझ रहा हूँ, तो वहाँ पर एक वहाँ पे देवी मंदिर है टनकपुर में, वहाँ के बाद में नेपाल का 1 दिन की यात्रा की थी नेपाल में हमने केवल, तो
बस तब गए थे, काफी 15 वर्ष हो गए, तो अब अच्छा ठीक अच्छा, है, नहीं विचार तो कभी इधर बिल्कुल अवश्य बनेगा ज, कभी, बिल्कुल आएंगे। हाँ, जी जनकपुर तो जनकपुर का कभी जो हुआ साहित्यिक, पटना से, हाँ जनकपुर का पटना हाँ, से हुआ, पटना और पटना दरभंगा। से, अच्छा, जी 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 वहां से पटना है, और अच्छा, दरभंगा, हाँ, जी 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 मुजफ्फरपुर, हाँ, पटना और दरभंगा, जी यह जनकपुर का हाँ केंद्र हाँ, हुआ। इधर से कहीं जी से जी भी हाँ आया जा सकता है हाँ, आसानी से। उधर से कनेक्शन है। और जी अच्छा है, भेंट होगी कभी, ऑनलाइन भेंट हुई, कभी साक्षात भेंट भी होगी। और मैं आभार प्रदर्शन कर दूं अपने साथी सभी का, अष्टाना महेश प्रकाश जी, अरुणा पाठक जी, डॉक्टर रामकरण साहू जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी, अरविंद अग्निहोत्री जी, यानी अरविंद पथिक, वो अरविंद अग्निहोत्री फेसबुक में लिखते हैं, लेकिन पूरा उनका नाम पूरा ये है, बाकी अरविंद पथिक नाम से लिखते हैं। आर्यन सिंह जी, विजयलक्ष्मी जी, मनोज वार्ष्णेय बजरंगी जी, उर्मिला पांडे जी, अरुणा राणा जी हमारी अर्धांगिनी है, छोटू सिंह प्रजापत जी, साहित्य संगम संस्थान, सभी को हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहे। हमारा प्लान इसका 1 घंटा 15 मिनट का था, लेकिन अधिक समय हो गया, इसके लिए हम क्षमा 11 प्रार्थी बजे। हैं आपसे भी, और हाँ, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे भी और हम अपने दर्शकों से भी। लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हमारे पास में 1 घंटे का ही प्राइम टाइम है। हमारा प्राइम टाइम 9 बजे शुरू होता है, लेकिन 10 बजे कोई दूसरा कार्यक्रम का टीवी जैसी समस्या नहीं है, तो उसको हम आगे बढ़ा ले जाते हैं। हालांकि हम प्रयास करेंगे आगे से कार्यक्रम हमारा नियमित समय से हो, समय सीमा में हो, और यदि किसी साहित्यकार से हम वार्ता करना चाहते हैं तो उसे दोबारा बुला लें, ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि बहुत समय बाद आपसे समय मिल पाया था, तो हमने कहा कि एक बार मिले हैं तो हम सारी बातें आपसे कर लें, इस लोभ में हम आगे बढ़ाते गए। तो सभी को प्रणाम, धन्यवाद, और जी आपको भी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जी, जय और जय जय नेपाल। भारत, जय नेपाल। और यह तो हुआ ही, और यहाँ जितने उपस्थित सारे सारे अग्रजों को मैं हृदय से प्रणाम भी करता हूँ, और एक बार जनकपुर आने के लिए निमंत्रण भी करता हूँ। जरूर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथी जो जाना चाहते हैं मैं आए, स्वागत और में बिल्कुल मैं निश्चित, स्वागत में खड़ा रहूंगा, मैं स्वागत में खड़ा रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, मजा हम से आपके सुनिएगा, इस थोड़ा सा निमंत्रण भी को, अपरिचित नहीं आपके इस लगेगा। निमंत्रण को हम बिल्कुल हम हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। जब भी समय माँ सरस्वती की कृपा होगी और ईश्वर की बिल्कुल आदेश होगा, तो हम निश्चित रूप से आएंगे और मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ धन्यवाद रात्रि, शुभ रात्रि। जी।